यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन बैठे हुए हैं, एक बार मुझे रिप्लाई कर देंगे कि सर ऑडियो और वीडियो दोनों ही एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये बार रिप्लाई कर दीजिए प्लीज, ताकि आज की क्लासेस शुरुआत की जा सके। गुड मॉर्निंग अकरम जी, दुर्गेश जी, गुड मॉर्निंग भूपेश जी। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, ऑडियो और वीडियो सब चीज क्लियर है। रिप्लाई करेंगे फास्ट। यस, थैंक यू अकरम भाई। मनोज जी, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण जी, थैंक यू। महेश जी, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भूपेश जी है ना, जल्दी जल्दी सबके सब जुड़ जाइए। क्लासेस जैसे कि हमारी कल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने बताया था कि हम जो अध्ययन करेंगे वो है भारतीय भूगोल। अगर आप में से कोई अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी होगा तो मुझे क्लियरली कह दीजिएगा, बिकॉज स्पेशली आई बिलोंग टू द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, स्टिल आई एम टीचिंग टू द स्टूडेंट ऑफ द हिंदी माध्यम। मतलब कि मैं अंग्रेजी माध्यम से ही वस्तुतः संबंधित हूँ। मेरी कक्षा पहली से लेकर के 12वीं के बाद मेरा अध्ययन भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुआ है। तो आप मुझे अंग्रेजी माध्यम के अगर कोई विद्यार्थी हो, उसे किसी प्रकार का अगर कोई तकलीफ हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। फिलहाल हम हिंदी में ही यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हेमंत पटेल जी, जय श्री राधे। और दुर्गेश जी, एवरीथिंग इज क्लियर। हमारा जैसे कि स्टार्ट हो चुका था भूगोल, और भूगोल में मैंने आपको बताया था स्थिति, भारत की स्थिति को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। अब भारत की स्थिति को लेकर के इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो मुख्य परीक्षा में दिया गया है भारत का क्षेत्र। हाँ, एक और डाउट जो था विद्यार्थियों को कि क्या सर हमारा जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगा, क्या मुख्य परीक्षा भी वस्तुनिष्ठ होगा? हाँ, तो मुख्य परीक्षा भी वस्तुनिष्ठ होगा। आप नोटिफिकेशन देखिएगा, वहां पर लिखा गया है OMR शीट पर, ऐसा लिखा गया। मतलब जाहिर सी बात है आपको वहां पर जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा, तो वस्तुनिष्ठ। चलिए शुरुआत करते हैं भारत की स्थिति को लेकर के। और भारत की स्थिति की अगर मैं बात करूं, कल हमने थोड़ा सा अध्ययन इससे संबंधित किया था और आज उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता चलूंगा। किसी प्रकार का अगर कोई तकलीफ हो या कोई कुछ चीजें ना समझ में आए, कॉन्सेप्ट अवधारणाएं, तो आप मुझसे तुरंत बात करिएगा, वार्तालाप करते चलिएगा। भारत की स्थिति, कल ही मैंने बताया जब कभी आपको भारत की स्थिति की बात करें तो सर्वप्रथम आपको देखना होगा ग्लोब। भाई ग्लोब मुझे क्यों देखना होगा? मैं पॉइंट वाइज एक एक बात बता रहा हूं। देखिए भारत की स्थिति में सबसे पहला पॉइंट आता है, हमें पुस्तकों में जो देखने मिलता है वो ये देखने मिलता है कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध, ऐसा वो कहेगा, उत्तरी गोलार्ध, या फिर आप इसे ही कह देंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक और बात भाई, अगर कोई विद्यार्थी ये देखेंगे कि अगर मैं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर दूं ना, तो आप मुझे क्लियरली बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है हिंदी में। अंग्रेजी में नहीं होगा भाई, अंग्रेजी में बिल्कुल नहीं होगा। अगर हिंदी में कहीं मात्राओं में हो जाए तो आप मुझे बता सकते हो। और वैसे भी सीखने की उम्र नहीं होती मेरे दोस्तों, अगर आप मुझे आज सिखाना चाहो तो मैं आपसे सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, है ना। तो यहाँ देखते हैं उत्तरी गोलार्ध बोला, फिर वो बोलता है उत्तरी गोलार्ध के साथ ही साथ एक और वर्ड यहाँ पे लगा देता है उत्तरी गोलार्ध के साथ, उत्तरी तो है ही, और बोलता है पूर्वी। उत्तरी के साथ एक और वर्ड लगा देता है वहां पर पूर्वी, ये वर्ड। अब उत्तरी और पूर्वी लगाया तो क्यों लगाया उसने? इसी को ही समझाने के लिए हमने यहाँ पर इस तरीके का हमने मैप ये बनाया, ग्लोब। ये हो गया हमारा ग्लोब, कल हमने देखा था। इसी ग्लोब में हमने देखा था कि जो पृथ्वी का जो नमूना है हमने उसे दो भागों में विभाजित करेंगे। दो भागों में अगर हम विभाजित करते हैं तो ये आ गया आपके पास। ये जो है जो रेखा जो उसको विभाजित कर रही है, इसको हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। और इसका मान जो होता है वो कितना होता है? तो मान होगा आपके पास 0 डिग्री या 0 डिग्री का। क्या है ये? इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा। एवरीथिंग आई विल टेल यू, मैं सब चीज आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी चिंता ना करिएगा। विषुवत रेखा है ये जो दो भागों में विभाजित करती है। अब हमारा पॉइंट हमको ये क्लियर करना है कि ये सर उत्तरी गोलार्ध में, हाँ उत्तरी गोलार्ध, मतलब कि अब आप देखो विषुवत रेखा आपको ग्लोब को दो भागों में विभाजित कर रही है, एक अपर पार्ट और एक बिलो पार्ट। तो अपर पार्ट क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। और अगर ये कह रहा है कि भारत ऐसा बिंदु आता उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, मतलब जाहिर सी बात है हम जो यहाँ पर इंडिया हमारी मदरलैंड को यहाँ पे बनाएंगे वो यहाँ कहीं रहेगी। मैं एक मदरलैंड यहाँ बना दे रहा हूँ, यहाँ देखेंगे। और फिर इसे अभी तो फिलहाल हम सूक्ष्म रूप में देख रहे हैं,
फिर हम आगे जाकर के इसे और व्यापक रूप में देखेंगे। ये हो गई हमारी मदरलैंड। अब आप देख लीजिए भाई, मदरलैंड हमारी कहां पर है? हाँ, विषुवत रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र में है, इसलिए आपका ये पॉइंट क्लियर होता है कि उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर हो गया। अब दूसरा बिंदु यहां पर आता है कि सर यहां पे एक और वर्ड दिया गया कि पूर्वी गोलार्ध में। ये कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे कि पूर्वी गोलार्ध में है? अब पूर्वी गोलार्ध में इसे परिभाषित करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां देखें, हमने जो विषुवत रेखा बनाया, ये विषुवत रेखा कुछ और नहीं बल्कि खुद में एक अक्षांश है। ये याद रखिएगा भाई, अक्षांश है। लेकिन याद रखिएगा एक और बिंदु मैं बता रहा हूं, ये जो विषुवत रेखा हमने खींचा है ना, ये कोई रेखा नहीं है, ये एक वृत्त है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है वो आपका क्या है, वो तो 3D स्ट्रक्चर है ना भाई, त्रिआयामी है। जब 3D स्ट्रक्चर है तो उसमें रेखा नहीं आएगी, उसमें क्या आएगा, पूरा एक वृत्त आएगा। तो ये विषुवत रेखा हम पढ़ते जरूर है क्योंकि 2D स्ट्रक्चर में हम आपकी अध्ययन करवा रहे, अन्यथा आप इसे क्या बोलोगे, विषुवत वृत्त है ये। कैसा है ये? विषुवत वृत्त। वैसे ही यहाँ पे और कई वृत्त खींचे जाते हैं जिसे हम रेखाएं कहते हैं। कल भी मैंने बात किया था, जैसे कि एक हम बना देंगे यहाँ पे, बाद में मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल हम चलते हैं कि पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध क्यों है? अब पूर्वी गोलार्ध अगर आपको बताना है तो याद रखेंगे, हम सर्वप्रथम यहाँ पर क्या लेंगे, हम लेंगे नॉर्थ पोल, जिसको आप बोलोगे उत्तरी ध्रुव, और एक हम लेंगे दक्षिणी या साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल अब आपको एक और रेखा खींचनी है। कैसी? वो इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन मतलब क्या, आप उसे क्या कहते हो, काल्पनिक रेखा। भाई काल्पनिक रेखा ही तो है, आप थोड़ी ना पृथ्वी में जाकर के यहाँ पे रेखा खींच दोगे, सही ना बात है? तो चलिए एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं। कल हमने यहाँ पे अध्ययन किया था कि ये इस तरीके से काल्पनिक रेखा यहाँ से खींची जा रही है। ये देखिए, ये काल्पनिक रेखा खींच दी गई, ये हमने एक ऐसा खींच दिया, खींचा हमने। ये लीजिए, इसको हमने नाम दिया था क्या, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं माय डियर देशांतरीय रेखाएं। तो ये सब क्या है, देशांतरीय रेखा है। अब आप देखिए, ये ब्लू वाली क्या, देशांतरीय रेखा, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। मैं बताऊंगा बाद में, अभी आप इस पर ध्यान दीजिए। जो वर्ड मुझे बताना है कि पूर्वी गोलार्ध ये क्यों हुआ, क्यों हुआ भाई ये पूर्वी गोलार्ध? तो पूर्वी गोलार्ध बताने के लिए माय डियर हमने एक रेखा खींचे, नॉर्थ से साउथ जो मिला रहा है, और हम यहाँ पे कहीं इमेजिन कर रहे हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं कि यहां कहीं मान लीजिए ब्रिटेन है, ब्रिटेन, ब्रिटेन, ब्रिटेन तो आप जानते ही हो, जिसे आप इंग्लैंड के नाम से भी जानते हो, ठीक है। और इसी ब्रिटेन में एक स्थान है ग्रीनविच, वो भी मैं लिख देता हूं। स्थान का नाम क्या है? तो ग्रीनविच, ग्रीनविच ये स्थान का नाम है यहां पर, ठीक। और इस ग्रीनविच में एक एस्ट्रोनॉमिकल लैब है, लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, और ऐसा माना जाता है कि इसी प्रयोगशाला से ये देशांतरीय रेखा, जो काल्पनिक रेखा, वो गुजर रही है। और उन्होंने क्या दिया, इसका नामांकन कर दिया कि ये 0 डिग्री है भाई। इसका नाम उन्होंने क्या दिया, 0 डिग्री देशांतरीय रेखा या लॉन्गिट्यूड, उन्होंने इसका नाम दे दिया। अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर दे दिया है, अब आप स्वयं देखिए ना, अगर 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री क्यों दिया, पहली बात तो एकदम क्लियर है कि वो अपने आप को बेस्ट बताना चाहते हैं, इसलिए द ग्रेट ब्रिटेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? द ग्रेट ब्रिटेन, खुद को बेस्ट बताना चाहते हैं। तो इन्होंने बोला कि यहां से जो रेखा खींची जाएगी वो 0 डिग्री की रहेगी। कल ही मैंने ये चर्चा आपको किया था। तो 0 डिग्री की है तो इसका नाम दे दिया प्राइम मेरिडियन, इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और हिंदी में आप इसे क्या कहोगे, तो इसमें आप जस्ट मानक मध्याह्न रेखा, क्या कहोगे आप इसको, मानक मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन, इसे आप कहोगे मानक। देखिए मैं हर किसी के पीछे कारण आपको बताता चलूंगा माय डियर। क्यों? क्योंकि आजकल जो एग्जाम है ना वो बहुत टफ हो चुका है, सीधा सीधा तथ्यात्मक प्रश्नों को नहीं पूछता, बल्कि यहां पर आपको अवधारणाएं संबंधित प्रश्न पूछ देता है। आई मीन टू से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देता है, वाक्य आधारित पूछ देता है, और आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, मानक मध्याह्न रेखा, मध्याह्न रेखा। आप देख लीजिएगा अगर स्पेलिंग में कहीं ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो भाई आप मेरी हेल्प कर दीजिएगा, इतनी आपको हेल्प करनी पड़ेगी मेरे से। चलिए, अब मानक मध्याह्न रेखा, ये प्राइमरी मेरिडियन हो गया। अब आप स्वयं देख लीजिए, इस मानक मध्याह्न रेखा से अगर मैं एक एरो बनाऊं माय डियर, यहां देखो, तो ये एरो अगर बनाऊं तो हमारा जो भारत है वो किस ओर है, देखिए ना, पूर्व की तरफ है, इसलिए कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध। क्लियर हो गया? इसे क्या कहा जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। तो आई थिंक इट्स क्लियर। अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि क्यों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हम पढ़ते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर, इसलिए उत्तरी गोलार्ध,
और ग्रेट ब्रिटेन से पास होने वाली मानक मध्याह्न रेखा जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं माय डियर, उसके पूर्व में आपको भारत माता दिख रही है या भारत देश आपका दिख रहा है, इसलिए आपने उसे क्या कह दिया, पूर्वी गोलार्ध। ये एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। चलिए, भारत की स्थिति को लेकर के दूसरा बिंदु अब आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। चलो भाई, उत्तरी गोलार्ध भी हो गया, पूर्वी गोलार्ध भी हो गया। सर यहाँ पर पूछता है कि इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं क्या है, तो कल ही मैंने बताया था, बस उसको मैं एक बार ब्रशअप कर दे रहा हूं, फिर आगे और जाएंगे। अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं, द्वितीय बिंदु जो आपको याद रखना है, अक्षांशीय रेखाएं। तो अक्षांशीय रेखाएं जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लैटिट्यूड। तो अक्षांशीय स्थिति की अगर मैं बात करूं, कल ही मैंने इसमें बताया था शॉर्टकट में, कल ज्यादा समय नहीं था, तो अक्षांश स्थिति की अगर बात किया जाए तो अक्षांश स्थिति को और क्लियर कट बताने के लिए अब बड़े लेवल पे मैं यहाँ पर एक जूम, बोलते हैं ना आप लोग, जूम कर दो, जूम। तो चलो भैया, अब हम यहाँ पे एक जूम कर देते हैं, बड़े से इंडिया को बना देते हैं। ये लीजिए, एक जूम कर दे रहा हूं मैं। ये वही हमारी भारत माता है जो आपको कहां दिख रही है, इस ग्लोब में दिख रही है। ठीक, चलिए भैया, ये हो गया नेपाल वाला क्षेत्र, भूटान वाला क्षेत्र, ये हमारा उत्तर पूर्वी राज्य। तो ये हो गया हमारी भारत माता। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे भाई, भारत माता को हमने जूम कर दिया। अब मैंने बोला मुझे अक्षांशीय रेखाएं चाहिए, तो अक्षांशीय रेखाएं के लिए अक्षांशीय रेखाओं की स्थिति आपको बतानी है माय डियर। तो सर्वप्रथम आप क्या करो, यहाँ पे एक नीचे खींच दीजिए, ये लीजिए, और एक यहाँ पे ऊपर खींच दीजिए, ये भी हो गया। कल मैंने बताया था ये दोनों अक्षांशीय रेखा है। अब इसका मान क्या है, आपको कल हमने देखा था, जहां पे मुझे फास्ट बोला वहां मैं फास्ट बोलूंगा, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें कल हो गई है। ठीक, तो यहां पर हमने बताया था इसका मान, वो मान हमने क्या देखा था, तो मान देखा था, ये दिया था आपके पास 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ इसलिए क्योंकि ऊपर की ओर है, और यहां पे हमने देखा था 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ क्योंकि ऊपर है। तो अब आपके पास अक्षांशीय रेखा क्या हो जाएगी, आपके पास 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। भाई यहाँ पे एक चीज मैं आपका ध्यान चाहूंगा माय डियर, ध्यान आपका ये चाहूंगा कि यहाँ पे जो नॉर्थ नॉर्थ एन एन लिखा है, इस पे विशेष ध्यान चाहूंगा। कारण उसका यह है क्योंकि प्रश्नों का ऐसा कर देता है, 4 विकल्प दे देगा और वैल्यू जो है संख्यात्मक मान वो बिल्कुल वही रहेगा, बदलाव कर देता है, एन की जगह एस लिख देता है, बदलाव कर देगा, एन की जगह ई लिख देगा, ई मतलब कि ईस्ट, एस मतलब कि साउथ, डब्ल्यू लिख दिया तो वेस्ट, तो ऐसा कुछ है नहीं। एन मतलब कि आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या उत्तरी गोलार्ध में हमारी भारत माता है। ये बात आप जान रखोगे। आई थिंक इट्स क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते भाई, अक्षांशीय स्थिति हमारी क्लियर हो गई। दूसरी पीसी में हम मैंने स्थिति को बताने के लिए हमने देखा था, दूसरा आपको क्या बताना पड़ेगा, हाँ वो था लॉन्गिट्यूड, जिसको हम बोलते हैं देशांतरीय रेखा माय डियर। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, देशांतरीय रेखा। तो आपने यहाँ पे लिख दिया, ये है हो गया आपका देशांतर। कल का मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ क्योंकि कल हमने थोड़ा फास्ट वर्क कर दिया था, जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए, लास्ट का थोड़ा सा समय बचा था। अब उसके बाद बहुत ही कंसेप्चुअल वर्क पर हम जाएंगे माय डियर, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब आपके पास देशांतरीय रेखाओं की स्थिति बोलेंगे तो देशांतर क्या होता है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइन माय डियर। तो चलो ना बना लेते, इसमें क्या है, बना लेते हैं। अब यहां देखें, यहां से आप ये ऐसा कर दीजिए, यहां से आप यहाँ पे ये इस तरीके से खींच दीजिए, तो ये आ गया आपके पास इमेजिनरी लाइन, ये लीजिए काल्पनिक रेखा हमने खींच दिया। अब आप इसका मान रख दीजिए ना माय डियर, मान रख दो ना, मान रख देते हैं। यहां पर हमने देखा था ये आ जाएगा आपके पास 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ईस्ट क्यों रहेगा, अभी मैंने बता दिया हूं, क्योंकि पूर्व है, ग्रेट ब्रिटेन के ग्रीनविच से पूर्व तरफ है इसलिए। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 68 से 9725, मतलब कि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो गया। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। दूसरा तथ्य, क्या तथ्य याद रखना है, तो तथ्य याद रखना है आपको 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से आप जा रहे हो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये एक तथ्य याद रख लो। हो गया भैया, इतना क्लियर, स्थिति हमने दर्शा दिया। अब स्थिति दर्शाने पर हमने देखा कि क्या आपके पास ये दो अक्षांशीय रेखाएं 8 डिग्री से 37 डिग्री और देशांतरी से 68 से 97 यही है, नहीं, दो और महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं हैं माय डियर। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण दो अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं की मैं बात कर रहा हूं। वो कौन कौन सा है, सर्वप्रथम अब आप क्या करोगे माय डियर, एक रेखा खींचोगे, कल जो मैंने बताया था कर्क रेखा। हाँ जी हाँ माय डियर, कर्क रेखा की मैं यहाँ बात कर रहा हूं। देखिए कर्क रेखा को अलग से एक लाइन ले लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए ग्रीन कलर से। ये आ गई आपके पास एक कर्क रेखा, ये लीजिए,
ये है कर्क रेखा। तो यहां कहीं मैं लिख देता हूं, दिस इज द कर्क रेखा लाइक दिस, जिसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कह देते हो इंग्लिश में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में कहते हो, लेकिन हिंदी में आप उसे क्या बोलोगे? तो है कर्क रेखा। लिख देते हैं कर्क रेखा। चलो भाई, ये आ गया आपके पास कर्क रेखा ग्रीन वाली। ग्रीन कलर से जो मैं दर्शा रहा हूं वो क्या है आपका? कर्क रेखा। मैं यहीं कहीं लिख देता हूं, कर्क रेखा। दरअसल ये रेखा नहीं है, एक बार नहीं, मैं कई बार कह रहा हूं माय डियर, जब आप 3D स्ट्रक्चर में लोगे ना तो वो एक वृत्त रहेगा, वृत्त, कर्क वृत्त रहेगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया? चलो भैया, आज हमारे बाकी विद्यार्थी कैसे ठंडे पड़े हैं भाई? ऊर्जा की कमी हो गई है क्या? ठंडा आ रहा है तो ऊर्जा की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप बनने जा रहे हो डिफेंस फील्ड में भाई। रक्षा के क्षेत्र में आप अधिकारी बनने जा रहे हो, आप एसआई बनने वाले हो। तो एसआई बनने वाले हो तो ऊर्जा में आप में तो भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो आप ही बनाओगे ना भाई। आप ही कानून जो वहां पे रहेगा उसकी व्यवस्था आप पूरा देखोगे। तो ऊर्जा अगर आप में नहीं रहेगी तो हाउ विल इट बी बिकम पॉसिबल फॉर यू टू मैनेज एवरी इम्पॉसिबल थिंग माय डियर। जो असंभव स्थितियां दिख रही है उसको संभव बनाने में आप कैसे ऊर्जावान वहां पे दिख पाओगे? बताइए। तो ऊर्जा से आपकी भरी रहनी चाहिए माय डियर। चलो, इसलिए एकदम जोश के साथ हम पढ़ेंगे, जोश के साथ, ठीक है? अगर कोई विद्यार्थी को भयंकर जोश है, अच्छा पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे आज हम कमेंट पे कमेंट कर सकते हो। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कर्क रेखा महत्वपूर्ण है। अब बात उठती कि सर कर्क रेखा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रश्न आता है ना भाई, प्रश्न आता है कि भारत को अगर ऐसा बोल दिया, वह कौन सी रेखा है जो दो इक्वल पार्ट में, दो बराबर भागों में विभाजित करती है? तो याद रखिएगा उसके लिए कौन सी है? कर्क रेखा। एक और फैक्ट आपको याद हो गया। चलिए, कर्क रेखा, एक और बात याद आ गई। ऐसी रेखा, ऐसी कौन सी रेखा है या फिर कौन सा वृत्त है, कौन सा अक्षांशीय रेखा है जो भारत को दो भाग में विभाजित करती? तो कौन सी? कर्क रेखा। देख लीजिए, ग्रीन से बना दिया। पहला चीज ये याद रख लो। अब बात उठती सर कर्क रेखा का मान क्या है? हाँ, बात उठती कर्क रेखा की वैल्यू क्या है? तो कर्क रेखा की वैल्यू भी ना देखनी पड़ेगी आपको। तो वैल्यू देखने के लिए आप यहाँ पे रख दो माय डियर। चलो, मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, व्हाइट से लिखूंगा, इससे लिख देता हूँ। चलो, तो वैल्यू है यहाँ पे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, मगर उत्तरी गोलार्ध में है माय डियर, ये याद रखिएगा। तो आप क्या लिखोगे? 23.5 डिग्री आपके पास क्या है? नॉर्थ। तो कर्क रेखा के सामने हम यहाँ पे एक फैक्ट रख सकते हैं। क्या फैक्ट रख सकते हैं? वो है कितना? 23.5 डिग्री क्या है? नॉर्थ। इतना, जो भारत को कितने भागों में विभाजित करती? दो भागों में विभाजित करती। अब देखें यहां पर वो ना, वो आपको एक और प्रश्न करेगा, एक और प्रश्न। कर्क रेखा अपने आप में महत्वपूर्ण है भाई। कैसे? इससे एक बिंदु आती है, ऐसा कुछ पुस्तक में मिलेगा कि भाई कर्क रेखा बताइए, बताइए कौन सी नदी को 2 पॉइंट पे काटती है? ऐसा भी पूछ सकता है ना आपको। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है ना, वो माही नदी को, माही नदी को 2 पॉइंट पे कट करेगी माय डियर, ये कर्क रेखा। ठीक है? अब माही नदी हम बनाते, चलो यहाँ पे देखें, माही नदी रिवर में बना दे रहा हूं माय डियर। चलो यहाँ देखें, अब रिवर कहाँ कहाँ कट करेगा? यहाँ देखेंगे, अगर यहां से हमको दिखाई देता है माय डियर कि यहाँ पे आपके पास एमपी है, और एमपी से ये इस तरीके से जाएगा, ये एमपी में कट किया और ये गुजरात तरफ कट किया। देखो 2 पॉइंट में आपको कट करता दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? चलिए भाई, प्रकाश साहू जी का रिप्लाई आ रहा है, सर आज मैं थोड़ा टाइम ही क्लास में रह पाऊंगा, मुझे अर्जेंट काम आ गया है, मैं बाद में रिकॉर्ड वीडियो देखूंगा। ठीक है। हेमंत पटेल जी बोल रहे सर एमपी और राजस्थान में काटती है। चलिए ठीक है हेमंत जी, आप सही आंसर दे रहे हो, एक एमपी है। और वैसे अगर आप देखोगे, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, राजस्थान और गुजरात की बाउंड्री मिक्स होती है माय डियर, और मिक्स हो रही है ना, तो वहां पे आपके पास पुस्तकों में जब बाउंड्री को क्रॉस करता है तो गुजरात तरफ भी वो कट करे, गुजरात में कट करता हुआ दिखाई देता है। तो एक बार आप उसको पुस्तक में ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, तो यहां पर अभी आपके पास रिवर माही आ गया रिवर माही। तो ऐसा कौन सा नदी कर्क रेखा से 2 पॉइंट, पहला क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्यों? क्योंकि ये भारत को दो भागों में विभाजित करती। दूसरा बिंदु, किस नदी को दो भागों में 2 बार कट करती? तो माही नदी। कहां का? अभी फिलहाल आप याद रखो, एमपी वाला क्षेत्र हो गया, और एक एमपी वाला क्षेत्र हो गया, और गुजरात वाले बाउंड्री तरफ कट करेगा। ठीक है, और वहीं पर ही लगा आपके पास स्टेट आपका राजस्थान मिल जाता है। तो ये आ गया एमपी में, ठीक, प्लस गुजरात तरफ, ये आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलो, ये तो हमारा क्लियर हो गया कर्क रेखा से। कर्क रेखा से और संबंधित प्रश्न पूछेगा ना भैया, आपसे ये पूछ सकता है, कर्क रेखा अगर इतना ही महत्वपूर्ण है तो चलो बताओ, दिए गए विकल्पों में से कौन से ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा पास करती है?
तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए। तो उससे पहले तो संख्या पूछ देगा, संख्या कितनी संख्याओं में, संख्याओं में बोल दिया माय डियर, तो याद रखना इसी कर्क रेखा से कितने, तो 8 राज्यों से, कितने, 8 राज्यों से पास होता है भैया, ये बिल्कुल याद रखोगे। कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से। क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर है ये चीजें। चलो भैया 8 राज्यों से हमने पास कर दिया। अब आपके पास प्रश्न आता है कि सर ये जो कर्क रेखा है अगर 8 राज्यों से पास कर रहा है तो बताओ वो कौन कौन से राज्य हैं, है ना, तो वो भी ना आपको याद रखना पड़ेगा। तो ना आप जोड़ी जोड़ी याद रखो, क्लियर हो जाएगा। कैसे जोड़ी जोड़ी, हेमंत जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे भाई, वेरी गुड, कि 8 राज्यों से होगा। देखो जोड़ी जोड़ी याद रखो, कैसे जोड़ी, हाँ, गुजरात राजस्थान 2 हो गया, है ना, एमपी छत्तीसगढ़ जोड़ी मिल गया, हमारे पास 4 हो गए। फिर क्या आ गया आपके पास, झारखंड और वेस्ट बंगाल कितने हो गए, 6, और मिजोरम और त्रिपुरा कितने हो गए, 8। बिल्कुल लाइन से जोड़िए भैया, पेयर है, पेयर है, और दुनिया तो चलती ही पेयर के भरोसे है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है माय डियर। तो हो गया आपके पास 8, हो गया 8, तो याद रखेंगे। यहां पर क्या क्या बताया, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं कौन कौन से यहां पे मिल रहा है। एक तो गुजरात आ गया, जी फॉर गुजरात। फिर यहाँ पे किसको पेयर में याद रख लो, राजस्थान। फिर मैंने बोला आप याद रख लो मध्य प्रदेश प्लस क्या, छत्तीसगढ़। फिर मैंने बताया कि आप यहां से मिल जाएगा आपको क्या, झारखंड, और यहां मिल जाएगा क्या, वेस्ट बंगाल। फिर त्रिपुरा और मिजोरम, अब त्रिपुरा और मिजोरम तो आपको यहां मिलेंगे ना माय डियर, मिजोरम, ये लो ऐसा लिख दिया ताकि याद रहे, MIZ, मिजोरम। हो गया 8, ये याद रखना है आपको, है ना। तो ये कौन कौन से हैं, गुजरात राजस्थान 2 मिल गया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 4 हो गए, फिर झारखंड और वेस्ट बंगाल 6 हो गए, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्य हो गए भैया, ये 8 राज्य करेंगे। ठीक है, अक्रम जी से गुजरात, MP, CG, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा। वेरी गुड अक्रम जी, वेरी गुड। डिजिटल लाइक भाई, जितने स्टूडेंट जो हमारे हैं वो अगर यहाँ पे रिप्लाई करते रहेंगे तो ये एक्टिव स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से एक डिजिटल लाइक मिलेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज प्लीज अराउंड द लाइक माय डियर। आज के समय में अगर देखोगे हम सिर्फ एक लाइक पाने के लिए दुनिया में रियल की जिंदगी भूल गए और रील्स में जाकर के पड़ गए भैया, बात सही है ना, बिल्कुल बात सही है। और लाइक का जमाना, इसलिए डिजिटल लाइक टू ऑल द स्टूडेंट, अक्रम और हेमंत जी जिन्होंने आंसर दिया। आगे बढ़ते हैं भैया, आप देखिए फिर एक प्रश्न, भैया क्या प्रश्न याद रखना है बताओ मेरे को। प्रश्न ये भी तो याद रखना है कि भाई कर्क रेखा में सर माही नदी से संबंधित प्रश्न आ गया, कर्क रेखा में वो भी प्रश्न आ गया, सर कर्क रेखा में क्या और संबंधित हमारे पास कुछ प्रश्न आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है भैया। क्या प्रश्न आ सकता है भाई, कर्क रेखा में संबंधित आपके पास ये भी प्रश्न कर सकता है कि अच्छा बताओ जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 भागों में विभाजित तो किया, परंतु कर्क रेखा का क्लाइमेट को लेकर के, जलवायु को लेकर के कोई विशेष प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा ना भैया, बिल्कुल पड़ेगा। जलवायु को लेकर के कैसे पड़ेगा, मैं एक ब्रॉड लेवल पर बता रहा हूं माय डियर, ब्रॉड लेवल पर। फिर से हम ग्लोब में देखेंगे, देखिए जब जलवायु की बात आ रही है ना तो हम ग्लोब में चलते हैं, ग्लोब में, क्योंकि जलवायु किसी एक स्थान से ज्यादा बेटर हम समझेंगे ग्लोब में। अब यहाँ देखो कर्क रेखा ग्रीन, मैं एक और रेखा यहाँ पे खींच दे रहा हूँ भाई। तो ये जो रेखा खींचूंगा माय डियर, यहाँ पे खींच दिया हमने ये वाली, ये देखो ये एक और ग्रीन मैंने खींच दिया, दिखाई दे रहा है। ये जो रेखा है ये है मकर रेखा, मैं फिलहाल लिख देता हूँ यहाँ पे मकर रेखा माय डियर, ये है मकर रेखा, ये लीजिए मकर रेखा। और मैंने पहले ही बता दिया एक्चुअल में ये मकर रेखा ना होकर के मकर वृत्त आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गई मकर रेखा, मिल गई हमको, मिल गई ना। अब ऐसा क्यों बोला गया कि कर्क रेखा जो है जलवायु पर प्रभाव डालेगा, बिल्कुल डालेगा, क्योंकि भारत को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं ना। उसको समझने के लिए हमको ये स्थान देखना पड़ेगा माय डियर। हेमंत जी बोले से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज्यादा MP से होकर गुजरता है और सबसे कम राजस्थान से। वेरी गुड हेमंत जी, डिजिटल लाइक भाई मेरे तरफ से बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिलहाल हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के स्थान को अगर देखोगे ना माय डियर, तो यहां पर ये ऐसा स्थान है जहां पर सूर्य की जो स्थिति है, अब सूर्य के लिए मैं रेड बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। और विनोद मरावी जी है अगर हमारे बीच में, तो भाई मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे YouTube के में जाकर के कमेंट किया है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सस्ते में, थैंक यू तो मरावी जी। और यहाँ पे हैंड रेस की सुषमा नामदेव जी, तो सुषमा नामदेव जी कोई आपको परेशानी आ रही तो पूछ लीजिए। सुषमा जी आपने हैंड रेस किया है, कोई परेशानी है, कोई डाउट है तो आप मुझे चैट कर दीजिए, चैट में आप अपना टेक्स्ट लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक, चलो फिलहाल आगे बढ़ा जाए भाई, फिलहाल आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। कहां पे थे हम, कर्क रेखा और मकर रेखा में थे, कर्क रेखा और मकर रेखा में।
हमने देखा कि भाई कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो स्थान है, ये ऐसा स्थान है जहां पे सूर्य की स्थिति, मैं यहाँ पे एक सूर्य बना दे रहा हूं भैया, ये लीजिए, ये एक सूर्य बना दिया, ये यहाँ पे, ये सूर्य यहां ना बना करके इधर कहीं बनाऊंगा तो ज्यादा क्लियर दिखेगा, ये सूर्य, ठीक। सूर्य की जो स्थिति है वो हमेशा याद रखिएगा, सूर्य कहां से कहां, तो भैया सूर्य जो है प्राय आपके पास गुजरेगा यहां से यहां, मतलब कि इसकी स्थिति हमेशा कर्क रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से कर्क रेखा। जैसे कि अभी देखो करंट अफेयर से अटैच करने के लिए मुझे कल बोले थे अकरम भाई साहब ने हमारे, तो देखिए अभी आपका क्या चल रहा है, शीत ऋतु आ रही है, आ चुकी है, मान के चलिए, क्या आई गई भैया नवंबर, हालांकि ठंड आपको नहीं लग रहा, मैं समझता हूं इस बात को, ठीक। तो अब यहां पर देखिए अभी जो सूर्य है वो दक्षिणायन हो गया, दक्षिणायन मतलब कि सूर्य कहां जा रहा है, विषुवत रेखा के नीचे की ओर जा रहा है। इस वजह से जब विषुवत रेखा के नीचे की ओर जाएगा, इसका मतलब कि अगर मैं भारत की स्थिति के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है ना, सूर्य कहां जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। अब जब सूर्य नीचे की ओर जाएगा तो सूर्य से आने वाली जो किरणों के द्वारा जो हमको ताप मिलता है, ताप वो भी तो कम होता जाएगा, और जब ताप कम होता जाएगा तो जाहिर सी बात है भैया उत्तरी गोलार्ध में तो ठंड रहेगा, इसलिए अभी हमको शीत ऋतु मिल रहा है। और यही चीज मार्च में जब हम पहुंच जाएंगे, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में जाएंगे, तो यही सूर्य कहां जाएगा, फिर मकर रेखा से ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा, और मकर रेखा से ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा तो उत्तरी गोलार्ध में फिर गर्मी आ जाती है, आप जानते हो मई जून में भयानक गर्मी रहती है, झमाझम रहती है ना। तो यहां से एक बात ये तय होती है माय डियर, कि जो सूर्य है ना, सूर्य है उसकी स्थिति अगर आप देखोगे तो वो कर्क रेखा से मकर रेखा और मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर जा रहा है ना। प्रकाश साहू जी बोल रहे हैं सुषमा नाम जी से, अच्छा पढ़ा रहे हैं सर जी आप जी, ओके। और प्रकाश जी सर कर्क रेखा सीजी के किस किस जिले से होकर गुजरती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या। हाँ प्रकाश साहू जी आप बिल्कुल सही बोले, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से जाती है, तो उत्तरी जिले से जाएगी, उत्तर में जितने जिले हैं उसके नाम आप वहां पे अटैच करोगे। लेकिन मैं इस प्रश्न का उत्तर अभी आपको इसलिए नहीं दूंगा, हालांकि बता सकता हूं ये छत्तीसगढ़ का है और छत्तीसगढ़ आपकी कक्षा चली रही है, मैं किसी अन्य विषय की बात इसलिए नहीं करूंगा बेटा, आप समझ सकते हो कि एक शिक्षक जिस विषय को पढ़ा रहा है हम उसी की बात करें तो ज्यादा बेहतर होता है, अन्यथा शिक्षक शिक्षक के बीच क्लैश ना हो। वैसे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं हमारे एकेडमी में, कभी क्लैश नहीं होगा, इसलिए बस इतना याद रख लीजिए कि हाँ कर्क रेखा जो है वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों से जाकर के गुजरेगी, और बाद में मैं आपको बताऊंगा वही छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां पे कर्क रेखा और देशांतरी रेखा में आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, मानक रेखा जो है वो जाकर के मिक्स करता है या मीट करता है या इंटरसेक्ट करता है या कटाक्ष में बिंदु वहां पे हमें प्राप्त होती है। मैं बस इतना ही बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ देखिए, अब आपके पास कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई, हमने देखा सूर्य यहीं से यहाँ पे गुजर रहा है, तो अब आप मुझे बताओ अगर सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से कर्क रेखा के मध्य ही गुजरेगा तो इसकी पूर्णतः जो गर्माहट है इसकी किरणों से वो यहीं पे रहेगी, और यही कारण है माय डियर, अगर मैं इसे रेड कलर से ऐसा दर्शा दूं, अगर मैं यहाँ पे रेड कलर से इसे दर्शा दूं ना माय डियर, तो भी कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ देखिए ये वाला, ये, क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर सूर्य अत्यधिक प्रभाव डालता है अपने किरणों के द्वारा, क्योंकि जो सूर्य है वो कर्क रेखा से मकर रेखा और मकर रेखा से कर्क रेखा के मध्य ही इनका जो कंडीशंस है वो चलती हुई हमें दिखाई दे रही है। हेमंत पटेल जी बोल रहे सर कोरिया में मिलती, चलिए ठीक है हेमंत जी, छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ वाले सर आपको क्लियर करेंगे, वेरी गुड, है ना। भाई डिजिटल लाइक तो बनता ही है यार, प्रश्न आप करते रहोगे तो उत्तर आपको मिलता रहेगा। और नामदेव जी थैंक यू, आपने हमारी तारीफ किया। अकरम जी बोले सर सरगुजा संभाग लगभग सभी में भी, हाँ अकरम जी बिल्कुल सही बोले, हेमंत पटेल जी बोले से 4 जिलों से जाएगा, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, थैंक यू भाई। डिजिटल लाइक सभी स्टूडेंट को काफी मजा आता है जब स्टूडेंट्स ऐसा रिप्लाई करते तो, वेरी गुड भाई। आगे अब हम देखते हैं, ये तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मकर रेखा से कर्क रेखा और कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच जा रही है, इसलिए बेटा ये जो एरिया है मैंने रेड से भर दिया, और क्योंकि रेड से भरा हूं याद रखिएगा ये क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहलाता है बेटा, तो याद रखना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो क्षेत्र है जो यहाँ पे बीच में रखा गया है ये है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ये।
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पे सूर्य की जो किरणें हैं डायरेक्ट पड़ रही होती है, वर्ष भर पड़ रही होती है, जहां पर गर्माहट अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी ज्यादा होता है। तो अब माय डियर यहाँ ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कर्क रेखा हमने यहां बनाया, कर्क रेखा के नीचे जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मिल रहा है इस ग्लोब में। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि भारत को अगर कर्क रेखा दो भागों में विभाजित कर रही है तो ब्रॉड लेवल पे, वैसे तो भारत में जो जलवायु है अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्थानों में मिलता है, क्योंकि उसके और भी कई अन्य कारक होते हैं ना माय डियर। समुद्र से कितनी दूरी है, समुद्र से कितनी ऊंचाई है, पहाड़ी वाला क्षेत्र है, पठारी वाला क्षेत्र है, मैदानी वाला क्षेत्र है, वनस्पतियों वहां पर देखा जाता है बेटा। तो बहुत कुछ प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, लेकिन मैं ब्रॉड लेवल की बात कर रहा हूं, ब्रॉड लेवल की डियर। याद रखिएगा वो क्या है, कर्क रेखा के नीचे। अब कर्क रेखा के नीचे तो हमने यहां देखा उष्णकटिबंधीय, तो आप क्लियरली बोल दोगे कि जो भारत में कर्क रेखा अगर गुजर रही है तो इसके नीचे बॉटम साइड में आपको क्या मिलेगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपके पास एक ब्रॉड लेवल पे मिल रहा है। ब्रॉड लेवल की मैं बात कर रहा हूं। वैसे तो और भी यहाँ पे जलवायु मिलेगी, मैं बाद में बताऊंगा आपको, बाद में बताऊंगा, चिंता ना करो। हर स्थान पे अलग अलग आपके पास जलवायु, जैसे कोपेनहेगन का हम पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसमें हम देखेंगे 7 से 8 जलवायु आपके पास अलग अलग स्थानों पे स्थानीय तौर पे उन्होंने डिवाइड कर रखा है। भाई ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल मोटे हिसाब से देखो। अब देखिए बात उठी कर्क रेखा का, एक और बिंदु आ गया इंपॉर्टेंस कि ये भारत को दो भागों में विभाजित किया, ठीक है, दो भागों में। नीचे वाले बॉटम जो आ गया वो कैसा आ गया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो अब प्रश्न उठना चाहिए, तो सर ऊपर वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, है ना। तो ऊपर वाले क्षेत्र को समझने के लिए माय डियर यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे मैं एक और अक्षांशीय रेखा बना रहा हूं, या फिर आप अक्षांशीय वृत्त कह दीजिए, चलो बना दिया जाए। ये लीजिए, यहां से कुछ मैं बना दे रहा हूं, ये लगभग ऐसा, ये बना दिया गया, ठीक है। यहां पर जैसा ऊपर रहेगा वैसा ही नीचे रहेगा माय डियर, जैसा ऊपर वैसे ही नीचे। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, चलिए। वैल्यू यहां पे आती है 66 डिग्री 1/2 नॉर्थ, ठीक। और यहां पर क्या आ जाएगा 66 डिग्री 1/2 साउथ। देखो बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिन्हें ऐसा लगेगा अरे यार ये सारी चीजें तो मैं जानता हूँ, बहुत आसान है, ये मुझे क्यों बताया जा रहा है। अरे भैया आपका आसान आसान चीजें ही मिलकर के कठिन प्रश्न बना देता है, जब इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं मर्ज कर देगा, मर्ज कर देगा, एक साथ मिला करके। आजकल शब्दों के साथ खेला जाता है, पिरोया जाता है शब्दों के जाल को माय डियर, ताकि आपका प्रश्न, सिलेबस तो वही रहे लेकिन जो प्रश्न है वो कठिन दिखने लगे। लेकिन प्रश्न कठिन होता है, उत्तर आसान होता है अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो, इसलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। अब यहाँ देखिए, अब हमने क्या किया, 66 डिग्री ऊपर रख दिया, 66 डिग्री हमने नीचे रख दिया। इसका नाम अब भी आप याद रख लो भैया। ऊपर जो आपके पास मिलेगा बेटा वो मिलेगा आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल, ठीक। और नीचे जो मिलेगा वो मिलेगा एंटार्कटिक, एंटार्कटिक सर्कल या वृत्त। मिल गया ये चीज, है ना। अब ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मुझे तो कर्क रेखा के महत्व को बताना है ना। हाँ अब देखो, कर्क रेखा के ऊपर सूर्य जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें कम पड़ेगी। क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे कम पड़ेगी तो आपके पास कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच किरणें कम पड़ रही है, तो गर्मी कम रहेगी, गर्मी कम रहेगी तो जलवायु में परिवर्तन आपको मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जी हाँ माय डियर, तो ऊपर हम पढ़ेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यह आ गया आपके पास। चलिए, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक वैसे ही आपको नीचे मिल जाएगा। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। तो यहां से अब आपके पास फिर से पॉइंट क्लियर होता है कर्क रेखा से संबंधित कि इसका महत्व क्या है। तो ब्रॉड लेवल की अगर मैं बात करूं माय डियर, ब्रॉड लेवल की, तो अब आप देखिए कर्क रेखा आपको दो भागों में विभाजित करिए, नीचे उष्ण कटिबंधीय में रहे, तो ऊपर ऊपर की अगर मैं बात करूं माय डियर, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये ब्रॉड लेवल की मैं बात कर रहा हूं, तो चलो बना देते हैं यहां पर उष्ण कटिबंधीय। यहां पे है तो यहां पे क्या मिल जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ब्रॉड लेवल की मैं बात कर रहा हूं, ब्रॉड लेवल पर, ठीक। चलिए
अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं माय डियर, आगे बढ़ा जाए। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, कर्क रेखा ने भारत को विभाजित कर दिया भैया 2 भाग में। और एक मोटे मोटे हिसाब से मैंने बताया कि अगर ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय कर्क रेखा से 66 डिग्री के मध्य, मतलब कि आर्कटिक सर्कल के मध्य पड़ता है, वैसा ही हमको भारत में भी दिखाई देता है। हालांकि भारत की जलवायु अपने आप में भिन्न है। कारण उसका है भारत की अपनी स्थिति। भारत की स्थिति अगर देखेंगे तो जलवायु सिर्फ इन वृत्तों पर निर्भर नहीं करती जो हमने काल्पनिक रेखाएं खींचे हैं, सूर्य की पड़ने वाली किरणों पर ही निर्भर नहीं करती माय डियर। इसलिए भारत में अलग अलग स्थान पर स्थानीय जलवायु भी हमें दिखाई देती, जो मैं ब्रॉड लेवल पे बाद में पढ़ाऊंगा। उसका अपना कारण है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अब मैं वहीं पे बात करता हूं ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। देखिए हम लोग भारत को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलते प्रायद्वीपीय भारत। और कल मैंने बताया था प्रायद्वीपीय भारत का मतलब ये होता है माय डियर कि आपका 3 ओर से जो भारत है वो समुद्रों से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। हमने यहां देखा था बंगाल की खाड़ी एक और, कल हमने बात किए थे, एक और आपके पास बंगाल की खाड़ी है, यहाँ आपके पास अरब सागर की हमने बात किए थे, नीचे हिंद महासागर की हमने बात किए थे ना, याद करिए किए थे हमने। तो 3 ओर से घिरे होने की वजह से हम इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय। और इसी महासागर से घिरे होने की वजह से भी जलवायु में, वहां के मौसम में हमें अंतर दिखाई देता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं माय डियर, अगर आप हमारे भारत के, ध्यान से सुनेगा, सब प्रश्न बनते हैं, सब प्रश्न बनते हैं, स्टेटमेंट वाइज आजकल प्रश्न आ रहा है। और तब विद्यार्थी घबरा जाते हैं क्योंकि पहले कभी आसान हुआ करता था, तथ्यात्मक प्रश्न आते थे। मगर माय डियर अब एक एक तथ्यात्मक प्रश्न नहीं आते ना, स्टेटमेंट वाइज आते, थोड़ा घुमा फिरा करके कर देता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अक्रम जी का प्रश्न है कि सर कर्क रेखा से ऊपर सभी शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया आएगा क्या? नहीं, सभी के सभी नहीं लेंगे, अभी मैंने इसके ऊपर वाला कवर नहीं किया बेटा, अभी थोड़ा वेट करो, है ना, इसको बस मुझे बताने, चलो आप पूछ ले तो बता देता हूं। इनका कहना है कि सर पूरा शीतोष्ण नहीं, पूरा शीतोष्ण नहीं, जब हम 66 डिग्री के ऊपर जाते हैं उत्तरी ध्रुव में, ध्यान दीजिएगा अक्रम जी, तो ये उत्तरी ध्रुव का जो मान है या वैल्यू है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो यहां पर जो आपके पास मिलता है ये शीत कटिबंधीय मिलता है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र मिलता है, शीत कटिबंधीय। वैसे अब आप यहां पे रख दो शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ये आप याद रखो, ठीक है। शीत कटिबंधीय क्षेत्र मतलब कि अब यहां पे सूर्य की किरणें जा ही नहीं रही है, अब सूर्य की किरणें जा ही नहीं रही है, इसलिए उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, यहां पर बर्फ जमी रहती है माय डियर, बर्फ जमी रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्या जमी रहती है वहां पर? तो बर्फ जमी रहती है। आई थिंक इट्स क्लियर। अक्रम जी आपका डाउट क्लियर होगा बेटा, एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा, है ना। तो ऊपर आपको शीत कटिबंधी मिल रहा है, और ऐसी शीत कटिबंधी है, अगर उदाहरण के तौर पर बात करूं ना मैं, तो हमारे भारत में भी मिलेगा। कहां पे? अगर हम हिमालय पर्वत में जाकर चले जाएं तो वहां पर भी आपको बर्फ जमी रहेगी, हाँ, जमी रहेगी ना। वहां की वनस्पतियां वहां आपको बहुत ही विरल मिलेगी माय डियर, विरल तौर पर, मतलब बहुत कम मिलेगी, है ना। और मिलेगी भी तो कैसे? शंकु के आकार का, क्रिसमस ट्री आपने देखा है ना, उस टाइप का अगर मिलेगा। मगर और एकदम चोटी पे जाते जाओगे, चोटी पर जाते जाओगे तो आपको बर्फ इतनी जमी मिलती है, बर्फ के चादर, कि वनस्पति भी काफी विरल हो गई रहती है माय डियर। और वहां की जलवायु ठीक वैसे ही है जैसे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की अगर मैं बात करूं, शीत कटिबंधी है, आप ऐसा समझ लीजिए। इसलिए मैंने बोला ना कि भारत में हम प्योरली सिर्फ ये नहीं कह सकते कर्क रेखा इसको उष्णकटिबंधीय में तोड़ रही है और ऊपर शीतोष्ण, नहीं, निर्भर करता है वहां पर और भी कई अन्य कारक है। जैसे कि मैंने बात किया था 3 ओर से समुद्र से घिरने की वजह से, अगर मैं बात करूं माय डियर तटीय वाले क्षेत्रों की, चलो तटीय क्षेत्र बनाता हूं तब आपको क्लियर होगा। यहां देखिए माय डियर, चलो तटीय क्षेत्र पर चर्चा करें। ये देखिए तटीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है गुजरात आधा, और ये रहा तटीय क्षेत्र हमारा, ठीक। तो यहां से आपके पास आ गया महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर आपके पास आ रहा है कर्नाटक, कर्नाटक आ रहा है, कर्नाटक फिर आप जा रहे हो इधर तमिलनाडु, फिर केरला, केरला के बाद आप आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक आप चले जाओ। आगे और जाना चाहते हो तो आप वेस्ट बंगाल भी जा सकते हो। अब आप देखो ये वो तटीय राज्य हैं जो कि महासागर से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि महासागरों से जुड़े हुए हैं, चाहे आप बंगाल की खाड़ी लीजिए, आप हिंद महासागर लीजिए, या फिर माय डियर आप यहाँ पे अरब सागर लीजिए, यहां पर आपको पड़ेगा सी इफेक्ट। क्या बात कर रहा हूं मैं? सी इफेक्ट, महासागरों का प्रभाव। अब ये सर महासागरों का प्रभाव नहीं समझ में आ रहा है सर, आप क्या बोल रहे हो? यहाँ ध्यान दीजिएगा माय डियर, यही तो मैं बताना चाहता हूं कि हमने ब्रॉड लेवल पे बोल दिया कि कर्क रेखा के नीचे
पूरा उष्णकटिबंधीय और कर्क रेखा के ऊपर पूरा शीतोष्णकटिबंधीय, ऐसा नहीं है। अलग अलग स्थान पर कई ऐसे कारक है जिसकी वजह से वहां की जलवायु में हमें अंतर दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया तटीय क्षेत्र, जब हम तटीय क्षेत्र में जाते हैं माय डियर, तो अभी आपने देखा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। जब हमने देखा यहाँ पर आपके पास क्या है, बंगाल की खाड़ी, हमने देखा यहाँ हिंद महासागर, यहाँ पे अरब सागर, तो यहाँ पे जो तटीय राज्य, चाहे आप आंध्र प्रदेश ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, महासागर के करीब होने की वजह से ना तो वहां पे अत्यधिक गर्मी पड़ेगा और ना ही वहां पे अत्यधिक ठंडी पड़ेगा। आपको वहां पे ह्यूमिडिटी मिलेगी माय डियर, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है, अंग्रेजी मैंने बात कर दिया। ह्यूमिडिटी मतलब यह है कि वहां के वातावरण में आपको पानी की बूंदे विद्यमान रहती है, मतलब कि नम्रता बनी रहती है। कैसे बनी रहेगी, नम्रता बनी रहेगी। चलिए, अरुण बिसेन बोल रहे सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर जी, आप और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाओगे सर जी? चलिए ठीक है। अकरम जी बोले ओके सर क्लियर है। मैं मैथ्स भी पढ़ाऊंगा आपको, रीजनिंग भी मैं पढ़ाऊंगा और ज्योग्राफी में पढ़ा ही रहा हूँ। आगे जाकर के अगर मुझे इकोनॉमिक्स मिलता है तो मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा सकता हूँ। हाँ, साइंस भी पढ़ाऊंगा, साइंस और टेक्नोलॉजी भी मैं ही पढ़ाऊंगा क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, और अंग्रेजी भी मैं ही पढ़ाऊंगा माय डियर। ठीक है, चलो बाकी अब यहाँ पे चलते हैं। तो ये हो गया। अभी हमने क्या चर्चा किया, यहाँ देखिए, हमने चर्चा किया कि तटीय राज्यों में ना तो अत्यधिक गर्मी पड़ता है ना तो अत्यधिक ठंडी पड़ता है, कारण उसका यह है महासागरों से घिरा हुआ। तो देखिए मिल गया ना अंतर, मिला ना। जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हम बोल रहे थे वर्ष भर आपके पास धूप रहेगी झमाझम, वर्ष भर यहाँ पर आपके पास गर्मी रहेगी, मगर यहाँ तो अंतर आ गया। अंतर किस वजह से आया, महासागरों की वजह से आया। वैसे ही एक और अंतर की मैं बात करूं, जब हमने देखा बेटा कर्क रेखा के ऊपर आर्कटिक सर्कल शीतोष्ण कटिबंधीय है, मतलब कि बहुत ज्यादा ठंडी नहीं रहेगी जिससे बर्फ जम जाए, एकदम कड़कड़ा के नहीं, वो तो ध्रुवीय वाले क्षेत्र में है। मगर मैंने यहाँ पे बोला भारत के ऊपर कर्क रेखा के ऊपर जाओ तो शीतोष्ण मिल रहा है, मगर ब्रॉड लेवल पे बोला ना, सूक्ष्म दृष्टि से अगर आप जाओगे, और माय डियर अगर मैं यहाँ पे हिमालय बना दूं, जैसे कि मैंने अकरम भाई जाने हमसे यहाँ पे प्रश्न किए थे और बिल्कुल सही प्रश्न था, अगर हम यहाँ पर यहाँ देखिए माय डियर, अगर हम ऐसा कुछ बना दे, यहां पर हिमालय की अगर मैं बात कर दूं, चलो हिमालय बना देते, ऐसा अगर मैं हिमालय बना दूं, और आप जानते हैं वहां पे हिमालय पर्वत आपको मिलेगा ही उत्तरी क्षेत्र में, और हिमालय पर्वत के अगर हम जाते हैं माय डियर कहां पर, इस वाले भाग में चोटी वाले क्षेत्र में, तो आपको क्या दिखाई देता है, बर्फ की चादर। तो शीत कटिबंधी वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? भारती तिवारी जी थैंक यू भाई, थैंक यू। अरुण बिसेन जी थैंक यू। वाह बोरी भारती तिवारी जी थैंक यू मैडम। अब यहां पर देखिए क्लियर हो गया, क्लियर हुआ ना। इसका मतलब यह है बेटा कि जब हम भारत की बात करेंगे तो आप एक चीज ये समझ जाइएगा कि भारत में सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कर्क रेखा उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय में काट रही है, बस आप ये बोल दीजिएगा ब्रॉड लेवल पे मैं बोल सकती हूँ, लेकिन कर्क रेखा दो भागों में विभाजित करती, ये तो क्लियर कट है भैया। भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले और भी कई अन्य कारक होते हैं, वो मैं जलवायु जब पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को तब बताऊंगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कल हमारे एक विद्यार्थी ने हमें बोला था कि सर करंट अफेयर से भी हमें प्लीज रूबरू करवाइएगा, तो वैसे करवा देते हैं। जैसे कि अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा माय डियर, बताइए, हमारे अकरम जी ने भी बोला था, याद करो दाना साइक्लोन। अरे नहीं सुने, मुस्कुराते रहिए क्योंकि आप सुराज में हो भैया। आपने हाल फिलहाल में ही सुना होगा, पिछले माह की मैं बात कर रहा हूं, दाना सुना होगा आपने, साइक्लोन था ये, साइक्लोन चक्रवात कहां से उठा था, कहां से भाई, ये देखिए चक्रवात जो उठा था वो किस वाले क्षेत्र से उठा था, अगर मैं चक्रवात की अगर मैं बात करूं माय डियर, ये देखिए ऐसा उठा था वो, कहां, कौन सा सागर है, हाँ बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में जब चक्रवात उठा तो देखिए उसने वहां पे मौसम में कितना बदलाव ला दिया था, देखिए ना, लाया था बदलाव। मैं बोला ना बहुत सारे कारक होते हैं। जब ये चक्रवात तूफान जब आया तो आपने देखे होंगे उड़ीसा वाले फिर उसने क्या किया, इफेक्ट डाला। इसलिए आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे बेटा, एक शब्दावली में बात कर रहा हूं, दैनिक भास्कर पढ़ लीजिए या फिर अन्य कोई और पत्रिका को पढ़ लीजिए, जो भी आप पत्रिका पढ़ना चाहते हो, वहां पे वो बोला था कि वहां पे अलर्ट जारी कर दिया गया है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में कि लैंडफॉल, याद रखिएगा जो वर्ड मैं बोल रहा हूं ये मैं आगे भी आपको पढ़ाऊंगा जब मैं चक्रवात बताऊंगा, लैंडफॉल होने वाला है। लैंडफॉल का मतलब यह है चक्रवात की वह स्थिति जब वो तटीय राज्यों को जाकर के टकराएगी माय डियर, उसको लैंडफॉल कहते हैं, और फिर उसकी शक्ति कमजोर होते चलती है। तो देखिए जब चक्रवात आ रहा था तो उस समय मौसम क्या हो रहा था, इवन आप हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखोगे माय डियर तो आपको बादल छाए हुए दिखाई दे रहे थे, हल्की हल्की बारिश फील हो रही थी, पानी आ रहा था, कहां से, ये बंगाल की खाड़ी से। हालांकि हम बच जाते हैं
क्योंकि हमारा लैंडलॉक्ड स्टेट है, सब तरफ से हम लोग घिरे हुए हैं, है ना, छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है, लेकिन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, वहां प्रभाव दिखा था। तो देखिए किस प्रकार से बदलाव हो गया था। इसलिए प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं बहुत होते हैं, लेकिन याद रखिएगा जलवायु और मौसम में अंतर होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। जलवायु 30 से 40 वर्षों तक का एक ही स्थिति बनी हुई है तो हम जलवायु कह देते हैं, लेकिन जब हम मौसम की बात करते हैं माय डियर, तो दिन प्रतिदिन जो है उसमें बदलाव होता रहता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी ठंड लग रही कड़ाके की, मगर धूप निकल आया तो आपको एक बेहतर कूल फील होता है। मौसम में बदलाव हो सकता है, जलवायु निरंतर बने रहती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम ये नहीं कह सकते कि उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय में ही होता है। चलो आगे बढ़ा जाए। फिलहाल मैं चक्रवात को हटा देता हूं, चक्रवात की मुझे आवश्यकता नहीं थी। हो गया, तो हमने कर्क रेखा का भी आप जान गए। अब बेटा एक और देशांतरी रेखा है जहां पर आपके पास प्रश्न पूछता है, और वो देशांतरी रेखा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है आपका IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माय डियर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की मैं बात कर रहा हूं, IST की। अब यहां ध्यान दीजिएगा, देशांतरी रेखा की बात कर रहा हूं मैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एक देशांतरी रेखा बना देता हूं, व्हाइट कलर से बनाऊंगा तो आई थिंक इट विल बी क्लियर फॉर यू। यहां देखो इस तरीके का, ये ऐसा एक देशांतरीय रेखा मैंने यहां पे बना दिया। ठीक है, अब इस देशांतरीय रेखा को मैं यहां पे भारत में शो करता हूं, चलिए, तो आपको ज्यादा यहां पे क्लियर हो जाएगा। बनाया जाए भारत पर। भाई जल्दी से स्टूडेंट एक बार यार अच्छे से रिप्लाई कर दीजिए, यस सर, वी ऑल आर इन एनर्जी। आप सबके सब ऊर्जा से भरे हुए, जल्दी से रिप्लाई करो 4-5 लोग। मुझे लगना चाहिए ना मेरी कक्षा में विद्यार्थी उतने ही एक्टिव है जितना एक्टिव आपके क्रांति सर है। भाई पढ़ाने का आनंद तो तब आता है जब विद्यार्थी ना एक्टिवनेस होकर के बात करे। और हमेशा याद रखो ना बेटा, व्हेन कम्युनिकेशन, जब दो तरफ से आपके संचार होते ना तभी पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, चलिए अंजू जी थैंक यू, प्रवीण जी थैंक यू, अकरम जी थैंक यू, एनर्जी फुल है, ओके, सूरज प्रजापति जी, भूपेश जी, मनोज जी, सोनवानी, भारती जी मुस्कुराते हुए, चलो ठीक है भाई, ऐसे रिप्लाई करते रहा करो। लगना चाहिए कि आप बैठे हो सिर्फ चाय पानी पी नहीं रहे हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक, चलो मैंने बात की यहाँ पे देशांतरी रेखा की, तो नॉर्थ से साउथ मैंने देशांतरी रेखा खींच दिया, तो यहाँ पे अभी एक खींच देता हूँ ना, चलो खींच देते हैं। यहाँ देखो ये मैंने खींचा, ये ग्रीन की जगह कलर बदल देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। यहां देखो बेटा, हाँ येलो ही ले रहा हूं, ये लीजिए, या फिर थोड़ा सा मैं ऐसा कर देता हूं, ये हो गया। ये येलो वाला जो है ये आपका देशांतरीय रेखा है। क्या है ये? देशांतरीय रेखा। अब यहां पे जो देशांतरीय रेखा है इसे हम यहां देखें, येलो से जो मैंने दर्शाया हूं देशांतरीय, ये देशांतरीय रेखा को कहा जाता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ध्यान से समझिएगा माय डियर अब। और ये वही देशांतरीय रेखा है जो प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ में पूछता है कि देशांतरीय रेखा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में किस बिंदु पर जाकर कटती है, ये पूछता है। ये इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, वो छत्तीसगढ़ वाले टीचर देंगे। मैं बस ये बताऊंगा कि जो आपके पास IST है वो यहां पर आया और कर्क रेखा हमारे छत्तीसगढ़ में मिला। अब IST का अपना क्या महत्व है ये भी तो जानना जरूरी है ना, तो चलो लिख देते हैं। अगला बिंदु, यहां ध्यान दो, अगला बिंदु आता है फिफ्थ, देशांतरीय रेखा में क्या है? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या फिर आप इसे पढ़ोगे मानक समय रेखा। मानक समय रेखा माय डियर, क्या पढ़ोगे? मानक समय रेखा। ठीक है दुर्गेश जी, चलिए ठीक है। हेमंत जी बोले सर मिर्जापुर प्रयागराज नैनी से होकर गुजरता है, बिल्कुल सही, 82 डिग्री एंड हाफ। वेरी गुड हेमंत जी, डिजिटल लाइक फ्रॉम माय साइड, वेरी गुड। तो ये जो हमने देशांतरीय रेखा पे खींचा IST, पहला तो प्रश्न आपके पास बनता है कि इसका मान क्या है, वैल्यू क्या है? तो याद रखेंगे IST की जो वैल्यू है वो है 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट। ईस्ट क्यों? मैंने पहले बता दिया, पूर्व की ओर है। भाई ध्यान दीजिएगा ना, बहुत कुछ यहां ड्रॉ कर रहा हूं, तो बहुत सारे विद्यार्थी अगर बाद में आएंगे ना तो डायग्राम ही नहीं समझने वाला, बोलेंगे अरे यार सर ने सब चीज भर दिया, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या कर दिए यहाँ पे। भाई स्टेप टू स्टेप समझोगे सब चीज आएगा ना क्लियर, है ना? तो चलो यहाँ देखो, ये हो गया देशांतरीय रेखा, हो गया देशांतरीय रेखा। इसका मान मैंने कितना बताया? 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट। क्यों बताया? पूर्व में है। अब ये हमने खींचा क्यों, इसका महत्व क्या है माय डियर? इसका महत्व यह है, यहां समझिएगा, महत्व यह है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि ये हमारे यहाँ टाइम जोन, समय निर्धारित करता है माय डियर।
टाइम जोन क्या निर्धारित करता है? समय, है ना। अब यहां पे समय को हम समझेंगे कि कैसे। यहां देखिए सर, समय निर्धारित करता है, ठीक है, समझ में आ गया सर। इसको थोड़ा और क्लियर करो ना सर, प्लीज ना सर, कैसे होगा? तो चलिए ना भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बड़े से मैप पे बनाता हूँ, एक ही मैप में करूंगा तो बहुत सारा आपको फील हो जाएगा, तो फिर कचर जैसे लगेगा भाई आपको। ये हो गई भारत माता, चलिए ये गुजरात वाला क्षेत्र आ गया, ये आ गया महाराष्ट्र, गोवा, ठीक, तमिलनाडु, ये हो गया नेपाल, चलिए भूटान, और ये आ गया हमारे पूरी कंप्लीट इंडिया। अब इंडिया में मैंने आपको बात किया कि यहां पर मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूं ये देशांतरी रेखा, ये देशांतरी रेखा, इसकी हम बात करेंगे, है ना। तो चलिए देशांतरी रेखा की बात चल रही है जिसकी वैल्यू है 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। मैंने आपको बताया ये जो देशांतरी रेखा का महत्व है वो ये है कि वो क्या इंपॉर्टेंस देता है। यहां देखो देशांतरी रेखा, यहां पर मैं लिखते चलता हूं, IST के महत्व की अगर बात करें तो ये हमारे यहां टाइम जोन को निर्धारित करता है, ठीक। और जैसे कि हेमंत जी ने आंसर दिया, वो भी बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, ये भी मैं यहां लिख देता हूं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलो टाइम जोन क्यों करना निर्धारित, वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। फिलहाल हेमंत जी हमारे अपने विद्यार्थी, उनकी भी बात रख लिया जाए। प्रश्न आपसे पूछेगा कि भाई 82 डिग्री एंड हाफ जो है वो बताओ कहां से गुजरता है, तो ठीक है ना भाई, रख लेते हैं ना कहां से गुजरता है, तो आप पॉइंट रख लेंगे। जैसे कि हमारे हेमंत भाई ने बोला यहाँ पे यूपी में आपके पास, ये यूपी वाला क्षेत्र मैंने बड़े लेवल पे रख दिया हूं, तो हमारे पास एक बिंदु यहाँ से IST से क्या मिलेगा, पहला मिलेगा इसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू आपने बता दिया 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट मतलब पूर्व। दूसरा आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, तो दूसरा आपने पढ़ा कहां से गुजरता है, तो आप नैनी याद रख लीजिए, नैनी। आप मिर्जापुर याद रख लीजिए, मिर्जापुर, ठीक है। आप यहां पर यूपी वाला क्षेत्र याद रख लीजिए, यहां से गुजर रहा है पॉइंट। लेकिन एक और पॉइंट ये पूछेगा कि भाई ये कुल कितने राज्यों से गुजरता है। पहले तथ्यों की हम बात करते हैं, फिर कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे माय डियर। पहले तथ्यों की बात कर लेना, कर लेते हैं। चलो यहां देखिए भाई कितने राज्यों से गुजरता है, कितने राज्यों से। जब हम इसकी बात करेंगे तो याद रखिएगा ये गुजरेगा आपके पास कितने, 5। तो मैंने यहाँ पे 5 राज्य रख दिया, 5 स्टेट से गुजरेगा। जबकि कर्क रेखा जो है बेटा कितने राज्यों से गुजर रहा था, जल्दी बताओ। कर्क रेखा, कर्क रेखा आपका गुजर रहा था कितने, 8, ये कितने, 5, ये याद रख लीजिए। वेरी गुड भाई, हेमंत जी आंसर दे रहे, अक्रम जी भी आंसर दे रहे, वेरी गुड भाई। काफी खुशी मिलती पता है जब विद्यार्थी आंसर देते, वेरी गुड अक्रम जी। हाँ 5 स्टेट बोल रहे हैं और हेमंत जी बोल रहे हैं सर यूपी, MP, CG, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने बोला। 5 स्टेट जो आएंगे वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आपके पास यहाँ पे मिल रहा है MP, MP के बाद यहाँ मिल रही है CG, CG के बाद आपको पास मिल रहा है ओडिशा, और ओडिशा के बाद आपके पास मिल रहा है आंध्र प्रदेश। हो गया 5 स्टेट, क्लियर है। चलो 5 स्टेट हो गया हमारा। अब बहुत महत्वपूर्ण बातों पर हम जाएंगे। चलो यहां देखो, बात उठती है कि सर आपने मुझे ये बताया कि ये जो IST है टाइम जोन, IST जो है वो टाइम जोन निर्धारित करता है। सर टाइम जोन को बनाने की क्या आवश्यकता थी, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा ना सर, क्यों ऐसा किया जा रहा है, बताइए तो जरा। ऐसी बात होती है, ध्यान से समझना बेटा, अब ध्यान से समझेंगे, है ना। प्रवीण जी वेरी गुड बेटा, अंजू जी वेरी गुड वेरी गुड, अक्रम जी, हेमंत जी, अंजू जी, प्रवीण जी, सबको एवरीवन विल गेट अ डिजिटल लाइक फ्रॉम योर क्रांति सर माय डियर। हाँ, और ये आज यूट्यूब में देखो स्टार्टिंग के 2 से 3 लेक्चर यूट्यूब में हम लोग अपलोड करने वाले, उसके बाद कुछ अपलोड नहीं होने वाला। ये एज ए डेमो भी हम दे रहे हैं उनके लिए जो देखना चाहते हैं डेमो कैसा होता है, तो आज फिर यूट्यूब में चले जाएगा। तो भाई कमेंट करना है तो वहां कर दीजिएगा कि सर बेहतर पढ़ाते हो, मजा आ गया। या आपके ऊपर है भैया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो IST हमने देखा टाइम जोन क्यों होता है, इसको बताने से पहले मैं एक छोटा सा तथ्य एक और आपको बता देता हूं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, यहाँ देखो, यहां मिलता है हमारे पास श्रीलंका, श्रीलंका यहां मिलता है। अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पास मिल रहा है नेपाल, नेपाल के लिए N मैंने रख दिया, और यहां पे मैंने श्रीलंका SL रख दिया, नेपाल और श्रीलंका। तो नेपाल और श्रीलंका की अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें भारत के संबंध में, भारत के परस्पर अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो इसकी भौगोलिक स्थिति के प्रभाव के कारण ही जो ये 82 डिग्री एंड हाफ है, ध्यान से सुननेगा, 82 डिग्री एंड हाफ या फिर 82 पूर्वी देशांतरी रेखा, जो जिसको हमने क्या कहा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर मानक समय रेखा,
जो हमारे भारत का टाइम जोन डिसाइड कर रहा है, वैसा ही टाइम जोन नेपाल और श्रीलंका को भी प्रभावित करते हुए दिख रहा है। कौन? ये 82 डिग्री एंड हाफ। कारण उसका यह है, नेपाल और श्रीलंका का अपना भौगोलिक स्थिति भारत के परस्पर। एक बात याद रखिएगा। इतना याद हो गया? अब आप ध्यान से सुनिए कि सर अब इस बात से इस गुत्थी को तो अब खोल ही दो कि टाइम जोन क्यों बनाया गया। तो चलो इस गुत्थी को भी खोल दिया जाए माय डियर, खोल दिया जाए। हेमंत पटेल जी बोल रहे, भारती जी मुस्कुराते हुए, अरे हेमंत जी, सभी स्टेट के टाइम को एक जैसा निर्धारित करने के लिए बनाया गया है, फिर भी ईस्टर्न स्टेट और वेस्टर्न स्टेट के बीच 120 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है। वेरी गुड हेमंत पटेल जी, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। अब इसको हम यहाँ समझते हैं बाकी विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पे था एक आपके पास और यहाँ पे था बेटा, यहाँ देखें, दो हमने देखा था। ये था, इसकी जो वैल्यू थी यहाँ पे थी आपके पास 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहाँ पे था आपके पास 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब आप देखो, जब आप भारत के इस पूर्वी राज्य, ये पूर्वी राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश की बात चल रही है, और यहाँ पे हम पश्चिमी राज्य की अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो आप अरुणाचल प्रदेश से अगर आप गुजरात तरफ जाओगे और देखोगे इनके देशांतरीय रेखाओं के मध्य अंतर देखो कितना लंबा चौड़ा है। अगर आप यहां ध्यान दीजिएगा, 97 से लेकर के 68 से 97-25 के बीच का अगर आप डिफरेंस देखोगे बेटा, तो ये डिफरेंस आपके पास मिलेगा। अगर माइनस करोगे, घटाओगे तो ये यहां आपको देता है 30 डिग्री का अंतर। कितने अंतर? 30 डिग्री का अंतर। और आप जानते हो कि जो ग्लोब है या फिर हमारी जो पृथ्वी है बेटा, वो आपकी वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूम रही है। जब वो घूम रही होती है तो समय ले रहा होता है, और जब वो समय ले रहा है तो ऐसा कैलकुलेशन किया गया है कि 1 डिग्री में, ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री देशांतरी घूमने में 4 मिनट का समय लेता है। ठीक है? और हमने देखा कि हमारे अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच के डिफरेंस 30 डिग्री का है। तो जब हम 30 डिग्री की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 120 मिनट, और 120 मिनट कुछ और नहीं बेटा, लगभग कितना होता है? 2 घंटे। हो गया? इसका मतलब ये है कि अगर हम टाइम जोन नहीं बनाते तो वास्तविक तौर पर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर है, 2 घंटे का। इसका मतलब यह है बेटा, अर्थात अगर अरुणाचल में जब सुबह का 6 बजेगा, ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में जब यहां पर हमें सुबह का 6 दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्योदय इस तरफ हो जाती है और हमारी पृथ्वी भी कैसे घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो ये लोग पहले सूर्य को देखते हैं। तो उस समय उसके अंतर में यहां पे अगर मैं देखूंगा, कहा गुजरात के एंड पॉइंट में गुहार मोता, याद करिए, यहां गुहार मोता एंड पॉइंट बताया था, और यहाँ की बीतू बताया था, एक बार और क्लियर करूंगा बाद में। तो यहां पर लगभग सुबह का 4 बज रहा होता है। देखिए अंतर दिख रहा है? ये अंतर आपको ऐसा दिखाई देता। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं। अब आप मुझे बताओ, अगर आप गुजरात जाओ, आप आज छत्तीसगढ़ में हो, रायपुर में हमारे साथ बैठे हो, मान लो आप अगर रायपुर से अरुणाचल प्रदेश जाओगे तो क्या आप अपने घड़ी को बदलोगे? हाँ, बदलोगे। जैसे कि यूएसए में बदलना पड़ता है क्योंकि वहां पे टाइम जोन एक नहीं है, एक से अधिक है। रशिया में बदलना पड़ता है क्योंकि वहां पे टाइम जोन एक नहीं, एक से अधिक है, क्योंकि उनका क्षेत्रफल काफी बड़ा है। मगर क्या आप ऐसा करते हो कि रायपुर से मैं अरुणाचल प्रदेश जा रहा हूं तो मैं मेरे घड़ी को बदल लूंगा जैसे अरुणाचल प्रदेश पहुंचूंगा? या रायपुर से जब मैं गुजरात के एंड पॉइंट गुहार मोता घूमने जाऊंगा, क्योंकि क्रांति सर बताए थे वो दूरस्थम बिंदु है पश्चिम में, तो क्या आप अपने घड़ी को बदलते हो? नहीं। तो ऐसे घड़ी को बदलना ना पड़े, पूरे भारत देश में हमको एक ही मानक समय मिले, इस वजह से भारत में ये 82 डिग्री एंड हाफ, ध्यान सुनिएगा बेटा, ठीक है, 82 डिग्री एंड हाफ का बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं? देशांतरी रेखा खींचे, जिसको हमने क्या बोला? मानक समय रेखा। और फिर जब हमने 82 डिग्री एंड हाफ खींचा तो ध्यान दीजिएगा बेटा कैसे खींचा गया। तो भारती जी बोल रही हैं कि सर 2 आर आएगा। हाँ 2 आर आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे। हेमंत जी भी 2 आर आएगा, 30 डिग्री। वेरी गुड हेमंत जी। हाँ भारती जी अब नहीं, ऐसा क्यों बोले बेटा? समझ में नहीं आया मुझे, क्लियर कर दीजिएगा, है ना। चलो यहाँ देखेंगे भाई, यहाँ देखो सबके सब, है ना। भारती जी मुस्कुराते हुए जवाब दे दीजिए, आपने ऐसा क्यों बोला, है ना। अब यहाँ देखो 2 घंटे का आ गया, तो हमने यूपी से क्यों खींचा? हाँ
क्यों खींचे यूपी से? भाई ये भी तो पता होना चाहिए। भाई अगर आप देखोगे तो हमको मध्य से निकालना रहेगा, तो लगभग अगर आप जाओगे तो यहाँ से 15 डिग्री, यहाँ से 15 डिग्री आप जाओगे, तब जाकर के 30 डिग्री का डिफरेंस आपको कवर होता है। 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री, यहाँ से 82 डिग्री एंड हाफ अगर अप्रोक्सीमेटली अगर आप खींचते हो तो सेंटर पॉइंट आपको मिल जाता है लगभग। ठीक है, मैं आपको समझाने की दृष्टि से बोल रहा हूं, यहां समझते चलो। तो अब आपने यहां से क्या किया, 82 डिग्री एंड हाफ आपने खींच दिया, खींच दिया, हो गया टाइम जोन। अब आपका यहां पे जो परेशानी थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। ये था देशांतरीय रेखा, मानक समय रेखा IST 82 डिग्री एंड हाफ का इंपॉर्टेंस, जो आपको जानना जरूरी था। ये कुछ तथ्य आपके पास पूछता है बेटा, भारती जी, हेमंत जी, अकरम जी, साहू जी, अगर ये क्लियर है तो अब हमको इससे थोड़ा सा उठ करके कुछ और बातों पर ध्यान देना होगा। क्योंकि ये तो क्लियर हो गया भैया IST क्या है, IST का हमने ये भी बता दिया 2 घंटे का समय होता है। मगर बेटा एक और बात मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एक और बात बिल्कुल भी यहां ध्यान दीजिए। अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, जब आप भारत के अक्षांशीय स्थिति की अगर मैं बात करूं, यहां देखो, यहां पे अक्षांशीय स्थिति है ये एक, और एक है यहां पे मैंने एक अक्षांशीय स्थिति बना दिया, ठीक है। तो यहां पर आपके पास मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और यहां पर मिलेगा बेटा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब जब आप ना इनके बीच भी अंतर निकालोगे, किनके बीच में भैया, 37 6 से 8 4 के बीच, तो आपके 30 डिग्री का अंतर यहां पर भी लगभग मिलता है, लगभग 30 डिग्री का यहां पर भी मिलता है, मिलेगा, यस मिलेगा, चेक करके देख लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री के आसपास, 29 डिग्री समथिंग, तो 30 डिग्री मान लिए। लेकिन अब मेरा प्रश्न यहां देखो, प्रश्न यहां देखिएगा माय डियर भारती जी, टाइम नहीं चेक कर सकते ना तो नहीं कर स्टेट कोली गुरुजी। ओके भारती तिवारी जी, धन्यवाद, काफी नोटी स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट की कैटेगरी में आप आओगे हमारे इसमें, जो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहती है भारती तिवारी जी। चलो अब यहां देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि 8 4 यहाँ पे 37 6 ये है, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो मुझे 2 घंटे का डिफरेंस यहाँ पर भी लगभग 29 डिग्री के आसपास, यहाँ पर भी मेरा 29 से 30 डिग्री। मगर मेरा ये प्रश्न है, कल जब मैंने आपको एक्सटेंट बताया था बेटा, यहां ध्यान दीजिएगा, अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब उत्तर से दक्षिण हमने ऐसी रेखा खींचे, उत्तर से दक्षिण, इनका एक्सटेंट कितना है, कितना ये बढ़ा हुआ है, तो हमने बताया था 3214 किलोमीटर। याद रखो माय डियर, क्या देखे थे हमने, 3214 किलोमीटर की दूरी देखे थे हमने, याद करिए, देखे थे, है ना। अब वही चीज जब हमने ऐसा ड्रॉ किया था, पूर्व से पश्चिम कितना डिफरेंस है, ऐसा जब बताए थे, तब हमने क्या देखा था, याद करिए, तब हमने देखा था कि वैल्यू आ रही थी आपकी 2933 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। याद करिए, कल ही हमने देखा था कि नहीं, बताइए मुझे जल्दी से फास्ट। कल हमने देखा था 3214 आ रहा था और 2933 आपके पास ये चीजें आ रही थी बेटा। अब इसी चीज को अब हमको क्लियर करना है, यहां समझिए, 3214 या 32323 के लगभग आपके पास ये था 3214 और 2933। अब बात ही उठती है, ध्यान से समझिएगा, है ना अकरम जी, वेरी गुड बेटा अकरम। बात उठती है कि सर एक कॉन्सेप्ट बताइए, एक डाउट बताइए सर, कि जब ये अक्षांशीय रेखाओं के मध्य लगभग 30 डिग्री है, ये दो देशांतरीय रेखा के मध्य 30 डिग्री है, तो सर जब हम इनका एक्सटेंशन गिन रहे, लीनियर मेजरमेंट माप रहे हैं सर, तो ये हमारे पास ऐसा अंतर क्यों मिल रहा है, 3214 और 2933? यही अंतर आपको छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा बेटा, जब आप वहां पे आपको शिक्षक पढ़ाएंगे। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा कारण क्या है, मैं ग्लोब बना करके आपको बताना चाहता हूं। जब दो अक्षांशीय के बीच की स्थिति 30 डिग्री के आसपास और दो देशांतरी के बीच की स्थिति 30 डिग्री के आसपास है, तो उनके बीच का जब हम मापते हैं तो हमको अंतर क्यों मिल रहा है, और अंतर एकदम स्लाइट है ना, थोड़ा सा, ये देख लीजिए 3214 लगभग आपके पास कितना आ जाएगा, 214 इधर आ गया है, और 14 में आप वहां पे 70 और जोड़ दीजिए लगभग, है ना, तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा 80 84, मतलब कि कितना 285 86 के आसपास का, या मोटा मोटा हिसाब 290 किलोमीटर के आसपास का आपको अंतर दिखाई दे रहा है।
क्यों दिखाई दे रहा है? अब ध्यान से समझिए इसका कारण क्या है, ध्यान से समझिएगा माय डियर। मैं ग्लोब बनाऊंगा तब आपको क्लियर होगा। यहाँ देखो, यहाँ देखिए, ये ग्लोब हो गया, बन गया हमारा पृथ्वी, बना ली हमने। चलो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक विषुवत रेखा खींच देते हैं, एक विषुवत रेखा, ये लीजिए, ये विषुवत रेखा आ गई 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब भूमध्य रेखा आ गई, फिर मैंने इसके ऊपर एक कर्क रेखा दिया, ये लीजिए कर्क रेखा। नीचे में आ गई हमारे पास मकर रेखा, ठीक। ऊपर में हमने बता दिया आर्कटिक वृत्त, और नीचे हमने बता दिया अंटार्कटिक वृत्त, ये हमने बना दिया, बन गए भैया, क्लियर हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कर दिया, ये उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ, और ये दक्षिणी ध्रुव है साउथ। चलो ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया, ठीक, मान लिए सर, हो गया। अब हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, हम बना लेते हैं देशांतरी रेखाएं। देखो डाउट क्लियर करूंगा, बिल्कुल क्लियर करूंगा माय डियर, यहाँ देख लो फिलहाल। चलो तो ये आ गया नॉर्थ से साउथ, ये इस तरीके की हमने देशांतरी रेखा बना ली है। ये देखिए बन गए देशांतरी रेखा, बन गए। अब माय डियर विशेष ध्यान चाहूंगा आप सबका, विशेष ध्यान चाहूंगा कि क्यों ऐसा अंतर मिल रहा है लगभग 290 किलोमीटर का आसपास का। विशेष ध्यान, यहाँ देखो क्या है विशेष ध्यान। जब आप ध्यान देना बेटा, प्रश्न भी आता है, जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ो, चाहे आप ऊपर जाइए या फिर आप भूमध्य रेखा से नीचे की ओर जाओ, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे की ओर जाओ, आपको बेटा यहां पर दिखाई देगा कि दो देशांतरीय रेखाओं, यहां देखो, दो देशांतरीय रेखाओं के बीच का जो अंतर है वो कम होता जा रहा है। मतलब वो ऐसा है, यहां देखो, ये ऐसा ऐसा जा रहा है, देखो ना, एक पॉइंट पे मिल रहा है, इनके बीच का अंतर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये देखिए, ये ऐसा जा रहा है। मान लीजिए ये जो मेरी बॉडी यहाँ से देशांतरीय रेखा है, और यहां से मैंने ऐसा रेखा खींचा, तो देखो एक जगह पे जाके मीट कर रहा है, तो इनके बीच का पॉइंट क्या होता है, कम होता जाता है। इनके बीच के डिस्टेंस क्या हो रहा है, देखो कम होता जा रहा है। तभी तो चाहे आप उत्तरी ध्रुव पे मिला दो या फिर आप नीचे ले जाकर के ऐसा कहाँ मिला दो, साउथ पे मिला दो, तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, हाँ कम हो रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि अगर मैं ध्रुव से, सॉरी, अगर मैं भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाऊंगा तो देशांतरीय रेखाओं के मध्य जो मापने का मेजरमेंट है उसमें क्या अंतर दिखाई देगा, तो आप बोलोगे वो जीरो की ओर बढ़ेगा। देखो ना भैया, यहां से दोनों जीरो की ओर बढ़ रहा है, तभी तो यहाँ जाकर के मिल गया। ये यहाँ पे जाकर के जीरो की ओर बढ़ रहा है, तभी तो जाकर के मिल गया, है ना। और वही चीज जब मैं अक्षांशीय रेखाओं की बात करूं या अक्षांशीय वृत्त की बात करूं बेटा, तो याद रखना ये सब के सब वृत्त देखोगे ध्यान से तो सब एक दूसरे के समानांतर है। देखो समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन समानांतर है। और जब दो रेखाएं समानांतर होती है तो उनके बीच का, याद रखना, उनके बीच का अंतर हमेशा एक जैसा रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, ये आपने पढ़े होंगे। और ये सब के सब क्या है, दो समानांतर रेखाएं हैं, देखो सब एक दूसरे के समानांतर है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा एक बना रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, दूरी बना के रखेंगे। मगर दो देशांतर रेखाएं जो आपस में क्या हो जाएगी भाई, अक्षांश, मैंने देशांतर बोल दिया होगा तो माफ करना, दो अक्षांश के बीच हमेशा क्या मिल रहा है, फिक्स्ड लाइन मिल रही। क्यों मिल रही है, क्योंकि सब समानांतर रेखाएं हैं। जबकि देशांतरीय रेखाएं जो है ऊपर जाकर के मीट कर जाती है, देख लो ना, मीट कर रही तो उनके बीच की दूरी कम होते जा रही है, कम हो रही है। और यही कारण है जब आप भारत में दो देशांतरीय रेखा की बात करें तो ये देशांतरीय रेखा भी तो ऊपर जाकर के कहीं कम हो रही होगी, इसलिए जब आपने उनका मेजरमेंट लिया तो 2933 आया। मगर जब आपने दो अक्षांशीय रेखाओं का मेजरमेंट लिया तो आपका 3214 किलोमीटर आया, जबकि दोनों में डिफरेंस 30 डिग्री का ही है। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। जल्दी से मुझे बता दो भैया ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, रिप्लाई मी फास्ट। इज दिस क्लियर? हैंड रेस किए हैं मनोज सोनवानी जी ने। मनोज सोनवानी जी, कोई डाउट है बेटा? मनोज सोनवानी जी, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है सर तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अकरम जी, हो रहे सर, आ गया समझ में। चलिए भारती जी, जी गुरु जी, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे अपनी मातृभाषा में वार्तालाप हो। संचार का माध्यम वैसे अंग्रेजी धीरे धीरे बनता जा रहा है, लेकिन बेहतर तब लगता है, हृदय में तब वो बात बहुत अच्छा महसूस कराती है जब संचार हिंदी माध्यम में हो, है ना। काफी अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को उतना ही महत्व देता हूं जितना अंग्रेजी माध्यम में। ले तो दोनों ही विद्यार्थी बराबर है, लेकिन हिंदी अपनी राष्ट्रीय भाषा है, हमेशा उसे महत्व दीजिए, तब जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे। चलो आगे बढ़ा जाए, तो आई थिंक इट्स क्लियर। ये क्लियर हो गया भैया? चलो
अब हम देखते हैं, अब दूरस्थ बिंदुओं की बात कर लेते हैं, कुछ अन्य तथ्यों की हम बात करते हैं। ठीक है, तथ्यों की बात कर लेते हैं, सीधा सीधा तथ्य की बात करेंगे, कौन कौन से दूरस्थ बिंदु हैं। और हाँ, एक और अक्षांशीय रेखा जो मैं बताना चाहता हूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, वो यहां देखेंगे। यहां देखो, यहां पर आपके पास मिलेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्यों बता रहा हूं ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे इस बंगाल की खाड़ी में आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर आपके पास एक अक्षांशीय रेखा है, वो भी भारत की ही अक्षांशीय रेखा है, क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तो हमारा अपना है ना। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न देखो किस तरीके से आपको घुमाएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा माय डियर, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अंडमान और निकोबार में जब हम निकोबार वाले पॉइंट में जाते हैं तो यहां पर मुझे अक्षांशीय स्थिति प्राप्त होती है, वो है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। बिल्कुल याद रखिएगा, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। क्यों बता रहे हो सर आप ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर ऐसा प्रश्न कर दे कि भारत की दक्षिणतम अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। क्यों? क्योंकि भैया अंडमान और निकोबार का जो निकोबार आइलैंड है, ये द्वीप है, वो भी तो हमारा अपना है, तो आप क्यों नहीं ले सकते? अब विद्यार्थी कंफ्यूज होता है, तो सर प्रश्न में मैं कैसे जानूंगा कि कौन से अक्षांशीय स्थिति की बात कर रही है? तो भैया अगर भारत के मुख्य स्थल की अगर बात करें, मुख्य भूभाग की बात करें, तो आपके पास 8 डिग्री 4 मिनट आएगा। लेकिन संपूर्ण भारत की अगर बात कर दे, संपूर्ण भारत में आपके पास यहां पर बेटा द्वीप समूह भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट। समझ में आया? ये है। तो भारती जी बोरी साहब बहुत अच्छा है, स्टडी करवाइए आप गुरुजी, धन्यवाद। अकरम जी इंदिरा पॉइंट में भी वेरी गुड अकरम जी, वेरी गुड पॉइंट बेटा, बिल्कुल सही बताएं। हेमंत पटेल जी सर 6 डिग्री 4 मिनट, गुड अकरम जी। हेमंत जी बिल्कुल सही पॉइंट बता रहे हैं। अब यहीं पर ही दूरस्थ बिंदु भी याद कर लो, जैसे हमारे विद्यार्थियों ने हमें याद करवा दिया है ना। क्या बताया कि सर दूरस्थ बिंदु भी यहाँ पे मिलती है। उस दूरस्थ बिंदु की अगर मैं बात करता हूं तो क्या मिलेगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे दूरस्थम बिंदु, यहां पर भी प्रश्न आता है, भारत का दूरस्थम बिंदु, दक्षिणतम दूरस्थम बिंदु अगर बात करेंगे तो यह आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। लेकिन बेटा ऐसा बोल दे कि भारत के मुख्य स्थल का दक्षिणतम दूरस्थम बिंदु, तो याद रखना यहां पे मिलेगा कन्याकुमारी। कंफ्यूज नहीं होना है भैया, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर भारत के मुख्य स्थल का दक्षिणतम बिंदु अगर बोले कन्याकुमारी, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु बोले तो इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम अक्षांश बोले तो 6 डिग्री 4 मिनट, भारत के मुख्य स्थल का अगर बोलते तो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और ये कहां पर है? तो अंडमान और निकोबार जब हम जाते हैं, हेमंत जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, तो अंडमान और ये निकोबार, ये अंडमान और निकोबार दो द्वीप समूह एक साथ मिलाए गए हैं। देखो ना, इसलिए तो मैंने दोनों को अलग किया। तो यहां पर आपके पास बेटा, अगर मैं इसको बड़े लेवल, वो बोलते हैं ना आप लोग सर जूम करो जूम करो, अगर मैं जूमिंग लेवल पे अगर मैं इसे बनाऊं, यहाँ चलो जूमिंग लेवल पे अगर हम इसे बना देते हैं, तो इस प्रकार से आपके पास अंडमान वाला पार्ट यहां ले लीजिए और ये ले लीजिए आप निकोबार। तो ये हो गया ए फॉर अंडमान और एन फॉर निकोबार। इस निकोबार वाले क्षेत्र में अगर जाओगे माय डियर, तो यहां मिलेगा आपको ग्रेट निकोबार। क्या मिलेगा? ग्रेट निकोबार। ये लीजिए, ग्रेट निकोबार मिल गया। और इसी ग्रेट निकोबार में ही आपके पास पॉइंट आया जो अभी हमने अध्ययन किया, इंदिरा पॉइंट। यह है दक्षिणतम बिंदु आईपी, इंदिरा पॉइंट। इसी इंदिरा पॉइंट का एक और नाम है पार्सन्स पॉइंट। एक और नाम आप याद रखोगे, पिग्मेलियन पॉइंट। ये दो नाम और मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है? क्या क्या? पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट, लेकिन मुख्य तौर पर आप याद रखोगे इंदिरा पॉइंट, है ना। हो गया, चलो ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ देर और फिर मेरी कक्षा खत्म हो जाएगी। भाई देखो विद्यार्थियों, वैसे तो बहुत सारे विद्यार्थी हमारे इसमें जुड़े हुए हैं कक्षा में, और मैं जानता हूं, मैं समझता हूं इस बात को कि बहुत सारे विद्यार्थियों का अपना अपना समय होता है पढ़ाई का, और वो व्यस्त भी होते हैं, इस वजह से सभी ऑनलाइन नहीं आ पाते, पर ऑफलाइन सब देखते हैं। बस रिक्वेस्ट ये करूंगा माय डियर, अगर आपको मेरी कक्षा अच्छी लग रही है, आपकी क्रांति सर की, तो यही ऊर्जा और यही प्यार बनाए रखना चाहते हैं, तो यूट्यूब में आज मैं जैसे ही अपना वीडियो को अपलोड करूं तो कमेंट कर दीजिएगा और शेयर करिए, सबको बताइएगा कि हाँ भाई यहाँ जुड़िए, सस्ते में बेहतर शिक्षा आपको। जैसे कि विनोद मरावी जी ने अपलोड किया था एक कमेंट, आपके ही स्टूडेंट, आप ही के बीच से। तो हो गया अंडमान और निकोबार, आईपी हमको मिल गया, ग्रेट निकोबार, इतना क्लियर हो गया बेटा।
चलो अब यहां पर बात उठती है, सर अन्य दूरस्थम बिंदु भी साथ ही साथ बता दीजिए ना, साथ ही साथ बता दीजिए। तो कल ही मैंने बात किया था, याद करिए क्या हमने देखा था, यहां पर हमने देखा था किबीथू, यहां पे आपको क्या मिलेगा, किबीथू अरुणाचल प्रदेश में, किबीथू। यहां पर आपको मिलेगा गुहार मोता, कल ही मैंने बताया था, गुजरात तरफ मिलेगा गुहार मोता। और जब आप यहां जाओगे लद्दाख तरफ, उत्तरतम बिंदु एक्सट्रीम पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे इंदिरा कॉल आप याद रख लोगे माय डियर, क्या मिल जाएगा, इंदिरा कॉल। ये दूरस्थम बिंदु आपको याद रखना है। आई थिंक इट्स क्लियर, सारा चीज क्लियर हो रहा है, आगे फिर बढ़ा जाएगा। बिल्कुल अकरम जी बिल्कुल सही आंसर दिया है, अकरम जी बोल रहे सर किबीथू कन्याकुमारी गुहार मोता, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। भारती जी बोल रहे जी सर जी बिल्कुल। सूरज प्रजापति सर जी बुक कौन सी ले ले, अच्छा सूरज प्रजापति जी, चलिए ठीक है, मैं बुक को लेकर के ग्रुप में, आप लोग का शायद एक ग्रुप बना होगा, उस ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगा, जो जो सब्जेक्ट टीचर है अपने अपने हिसाब से बुक के लिए, नोट्स के लिए, ठीक है। अब निश्चिंत रहिए, क्योंकि हाँ मैं बोलूंगा उससे बेहतर लिख करके हम भेज दें, कौन कौन सी आप बुक परचेस कर लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है सूरज जी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, ये हो गया हमारा इतनी चीजें तथ्यों को लेकर के। अब हमारे पास कुछ चीजें जो मैंने आपको बाउंड्री को लेकर के बताया था बेटा, वो कल मैंने बता चुका हूं कि हमारे पास लैंड बाउंड्री कितनी है, मैंने यहाँ पे बता दिया हूं कि हमारे पास तटीय को लेकर के बाउंड्री लाइन कितनी है, ये भी हमने कल चर्चा कर लिए थे। अब हम बात करेंगे कि नेबर्स को लेकर के, तो नेबर्स की अगर मैं बात करूंगा, अच्छा यहां देखो एक और चीज हम बात कर लेते हैं, भारत को बना करके, यहाँ देखिए कल हमने इस पर चर्चा किए थे, कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारे यहाँ भारत में बाउंड्री का जो हमने डिवीजन करवाया था बेटा, है ना, बाउंड्री का हमने डिवीजन करवाया था। और कौन कौन सी हमने एक लिया था, लैंड बाउंड्री, ये हो गया राजस्थान वाला, ये गुजरात वाला क्षेत्र हो गया आपके पास, ये महाराष्ट्र गोवा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, ये हम जा रहे हैं नेपाल, ये हम चले गए सिक्किम भूटान, और ये हम चले गए हमारा पूर्वी राज्य। अब हमने कल जो चर्चा किए थे, कुछ हमने देश की बात किए थे, पड़ोसी देशों के किए थे हमने, पड़ोसी देशों की। मान लीजिए अगर आपके पास पूछेगा कि वह कौन सा हमारा पड़ोसी देश है जिससे सबसे ज्यादा बाउंड्री लाइन हम कवर करते हैं बेटा, तो बाउंड्री लाइन अगर कवर करने की बात करेगा तो याद रखना आपके पास बांग्लादेश जो हमारा अपना पड़ोसी है, बांग्लादेश जो है ये बिगेस्ट बाउंड्री लाइन हम लोगों के साथ शेयर करता है, बांग्लादेश याद रखेंगे। तो बांग्लादेश क्या करता है, मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे, बांग्लादेश का महत्व हमारे लिए क्या दिखाई दे रहा है, बाउंड्री को लेकर के, बाउंड्री को, तो बिगेस्ट बाउंड्री लाइन ये हमारे साथ शेयर करेगा, ये आप याद रखोगे, बिगेस्ट बाउंड्री लाइन कौन, बांग्लादेश। वेरी गुड भूपेश जी। अब अगर मान लीजिए आपके पास अन्य तथ्य पूछ दे, तो बताओ भैया सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री लाइन कौन कवर करेगा, सबसे स्मॉलेस्ट बोलिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट यहां पर आपके पास दिखाई देगा वो है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो याद रखेंगे अफगानिस्तान से संबंधित आप क्या याद रखना है, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट या सबसे कम बाउंड्री लाइन कवर करता है अफगानिस्तान। वेरी गुड, दो तथ्य हमको यहां पर पड़ोसी राज्यों से मिल गया है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। अब एक और चीज हमारे पास, अगर ऐसा बोलते हैं, कल ही मैंने बता दिया था श्रीलंका नीचे था, श्रीलंका और भारत के बीच हमने देखे थे बाउंड्री लाइन, आपको पाक स्ट्रेट मिल रहा था। बाकी किस किस की बाउंड्री लाइन कितनी है वो मैं आपको कल चर्चा करके बता दूंगा कि हमारे पास जो बाउंड्री लाइन है, कौन सी बाउंड्री लाइन कहां पर आती है, कितने कितने उसके वैल्यूज है वो। मगर स्पेशली आपको ये बस याद रखना है, बांग्लादेश बिगेस्ट बाउंड्री और अफगानिस्तान स्मॉलेस्ट बाउंड्री। ऐसे ही कुछ और चीजों की अगर मैं बात करूं, यहां देखिए हमने देखा था कि ये आपका तटीय राज्य, यहां देखो ये आपका तटीय राज्य हमने देखा था, ये इस तरीके से। छोटी सी चीज फिर बता रहा हूं क्योंकि कक्षा मेरी अब खत्म होते आ रही है, कि अगर ऐसा बोल दें कि सबसे ज्यादा तटीय सीमा कौन कवर करता है, तो आप सबसे ज्यादा तटीय सीमा के लिए आप याद रखोगे गुजरात,
सबसे ज्यादा तटीय सीमा जो कवर करेगा वो कवर करेगा गुजरात। आप याद रखना गुजरात, ये मैंने ऐसा बना दिया। तो एक और अन्य तथ्य आपके पास आ गया। क्या तथ्य आ गया कि गुजरात जो है, गुजरात वो क्या करेगा, सबसे ज्यादा तटीय सीमा, ठीक है, सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसकी है, तो गुजरात की। ये आप याद रखोगे, ये क्या है, सबसे ज्यादा। तो भाई अब आपसे पूछ देगा, चलो उत्तर दीजिए, सबसे कम, सबसे कम किसका है, जल्दी बताओ, कौन तटीय सीमा सबसे कम करता है? अकरम जी, भूपेश जी, भारती जी। तो सबसे कम की अगर बात आती है, यहां देखेंगे तो सबसे कम आपके पास आएगा यहां पे गोवा। मैं लिख देता हूं यहां पर नाम, जैसे यहां पर आ गया आपके पास गुजरात सबसे अधिक तटीय सीमा, और यहां पे जो गोवा मिलेगा वो सबसे कम। तो सबसे कम किसका आ गया, गोवा आ गया। एक और राज्य आ गया आपके पास याद, गोवा, जो क्या है, सबसे कम तटीय सीमा, सबसे कम तटीय सीमा। ये भी आप तथ्य याद रख लो। हो गया इतना क्लियर? ठीक, ज्यादा कुछ याद नहीं। वेरी गुड भारती जी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। अब कुछ और अन्य राज्यों की अगर हम बात कर लें, है ना, मान लीजिए अगर आपके पास बोल दें कि त्रिपुरा, यहां देखो त्रिपुरा यहां पर मिलेगा बेटा। एक और तथ्य याद रखना, यहां पर आपके पास दिखाई देगा त्रिपुरा, ये त्रिपुरा, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं। त्रिपुरा का महत्व आप मुझे बताइए। आपने सुना होगा त्रिपुरा राज्य है भाई, अभी आपने त्रिपुरा मिजोरम कवर करके गए थे, गए थे ना। और इधर जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे आसाम मिलेगा, आसाम के बाद इधर जाओगे तो आगे नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है, फिर आपका इधर त्रिपुरा, सेवन सिस्टर्स पढ़ते हैं ना हम। तो त्रिपुरा का अपना महत्व ये है कि ये, यहाँ याद रखना, त्रिपुरा का अपना महत्व ये है कि तीन ओर से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीन ओर से ये बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है, ये इसका महत्व है। ये मैंने पिंक से बना दिया, ये आप याद रखोगे, तीन ओर से बांग्लादेश। कई बार पूछ देता है ऐसा प्रश्न, कई बार पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो चलो माय डियर, मैं अभी अपनी कक्षा यहीं समाप्त करता हूं, कल हम इस पर और चर्चा करेंगे। कल से हम हिमालय पर्वत और भी मतलब कि फिजिकल डिवीजन की हम बात करेंगे भारत को लेकर के। तो स्टूडेंट्स, मैं यहीं पे मेरी कक्षा को खत्म करता हूं। अगर आप मेरी कक्षा को एंजॉय किया हो तो जल्दी से रिप्लाई थैंक यू बोल करके कर दीजिए। एंड इट्स ऑल ओवर फ्रॉम माय साइड। अगर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए, वरना मैं क्लास यहीं खत्म करूं, क्योंकि 9 बजे मेरी कक्षा खत्म हो जाएगी और ठीक 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। कोई डाउट है जल्दी से बोल दो बेटा, नहीं है तो 4-5 लाइक धमाधम देते हुए मुझे थैंक यू बोलते हुए निकल जाइए, और मैं भी फिर निकलता हूँ। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके प्रवीण जी, थैंक यू। कोई डाउट ना हो तो जल्दी से बता दो बेटा। ओके, तो चलिए मैं क्लासेस यहीं खत्म करता हूँ। विल मीट यू अगेन माय डियर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आप सभी आने वाले भविष्य के एसआई को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भारती जी, थैंक यू, मजा आ गया आपको बोल रहे हो, थैंक यू।